खर्चा बढ़ता जा रहा है और तकरीबन 1-1.5 रुपया पर स्क्वायर फिट सर पर मंथ इसकी मेंटेनेंस का बनता है। तो इसको फौरी तौर पे टेकअप करते हैं सर, और फाइनेंस से बात करके इसको बढ़ाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, और वरना ये जो है किसी भी वक्त नुकसान का ख़दशा हो सकता है। इनकी रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है सर कि वहाँ पे जनाब स्पीकर सख्त ज़रूरत है मेंटेनेंस की। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा आलिया कमरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी मोहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं जो सीडीए का अदारा है वो इस वक्त मुल्क के ऊपर और आवाम के ऊपर जो बोझ बन गया हुआ है। सीडीए के मुलाजमीन आवाम को सहूलत देने की बजाय कौमी ख़जाने से तनख्वाहें वसूल करते हैं। इस अदारे को कायम करने का मकसद यही दीगर मामलात के अलावा ये जो सरकारी रिहाइशें हैं इनकी तज़ीन और मुरम्मत। तज़ीन तो खैर क्या होनी है, मुरम्मत भी नहीं होती, और इन्होंने ख़ुद इस चीज़ को माना भी है कि इनकी मुरम्मत नहीं होती, और इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि पहले आइए पहले पाइए या फिर किसी को ज़रूरत है तो ये काम कर दिया जाए। होता ये है कि अपने मनपसंद जो रिहायशी हैं उनके घरों की मुरम्मतें की जाती हैं, और ये जो रिहायशी इलाका जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है ये बहुत पुराने घर हैं यहाँ पर, और इंतहाई हालत जो है इनकी ख़राब है। तो जब सरकारी मुलाजमीन जिनको इस तरह से अपनी रहाइश के मामलात में डिस्टर्ब होंगे तो वो अपने महकमा जात में उस तरह की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते हैं। तो ये एक इंतहाई अहमियत का मामला है और इसके ऊपर बार बार तवज्जो दिलाई जा चुकी हुई है, लेकिन वही ढाक के 3 पात के इसके ऊपर ना तो आज तक तवज्जो, और जो अभी भी मखसूस इन इलाकों का सामने ला के तवज्जो दिलाई गई है उसका मकसद सिर्फ यही है कि इन इलाकों के जो मामलात हैं उसके ऊपर ना तो अभी तक उन्होंने कोई पॉलिसी वज़ा की है, ना वहाँ पर अभी कोई मुरम्मतों का काम शुरू हुआ है। तो मेहरबानी करके या तो इस मामले को कमेटी के हवाले करें या फिर हाउस इसके ऊपर जो है ना सख्त एक्शन ले। जनाब अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब। सर बिल्कुल सही फरमाया ऑनरेबल मेंबर ने सर। गुजारिश ये है कि जब तक ये लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो काम बेहतर तौर पे नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह ये फाइनेंस से बात करते हैं, इसको एनहांस कराते हैं और इसके ऊपर जो है चेयरमैन सीडीए से एक अलहदा मीटिंग भी कर लेते हैं सर। शुक्रिया। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है जिस मुआशी हालात से गुजर रहा है, जहाँ पे लोगों को आटा और चीनी और खाने की चीज़ें मैसर नहीं हैं, वहाँ पे हम लोग घरों की मेंटेनेंस कहाँ से कर सकते हैं। और सर फिर कल जो एक तारीख़ का बदतरीन दिन था जब इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर के ऊपर अज़ाब इमरानी के जो नाजिल हुआ, उनके गुंडों ने जिस तरह से इस्लामाबाद के खूबसूरत शहर को तबाह करने की कोशिश की, और आपने देखा कि इस्लामाबाद की खूबसूरत गलियां आग का मंजर पेश कर रही थी। उन्होंने दरख्तों को जलाया और उन्होंने इस्लामाबाद को जो है वो एक आग का जो है वो गढ़ बना दिया। तो मैं समझती हूँ कि अब दोबारा ये एक बोझ बन गया हमारे मुआशी बजट के ऊपर कि वो किस तरह से हम इसको मेंटेन करेंगे। सर यकीनन सीडीए के जो गवर्नमेंट के हाउसेस हैं वो मेंटेनेंस के मुंतज़िर हैं। मैं सिर्फ मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहूँगी कि ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। जो ई कैटेगरी के हाउसेस हैं उनके लिए क्या कोई मैकेनिज़्म बनाया गया है कि जो जिनकी दरख्वास्त पहले आई है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको मेंटेन होने की, तो क्या कोई मैकेनिज़्म है सीडीए के पास कि इन घरों को पहले मेंटेन किया जाए। थैंक यू। जनाब अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब। अमाउंट और जितना बजट इसके लिए रखा गया है सर, मेरे ख्याल है पहले या बाद का फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इसको जो अमाउंट है इसको इन्हांस कराने के लिए फाइनेंस को, और वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के भी घर वहीं पे हैं सर। घरों के अलावा हमारे ये जितना सेक्रेटेरिएट है सर सारा वो इसके अंडर मेंटेनेंस है। फैसल मस्जिद, ज़िया मस्जिद मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इसमें मुझे इस टाइम तक इल्म नहीं है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन इसको जितना भी हम कर सकते हैं इसको करेंगे कि इसका कोई ऐसा हो कि जिन घरों को पहले मेंटेनेंस की ज़रूरत है और वो ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए सर। इसका मैकेनिज़्म इंशाल्लाह बनाता। जनाब
Sayyid Aga Rafiullah Sahab to ask one question. थैंक यू सर। सर मैं इसमें अफसोस के साथ ये है कि हर मुलाजिम से उसकी तनख्वाह में 4% काटा जाता है इसी अलाउंस के चक्कर में कि उनकी हाउस की रेनोवेशन और इसके लिए। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनको इस मद में कितने पैसे इन मुलाजमीन से काटे जाते हैं, फिर कितने पैसे सीडीए को दिए जाते हैं, और वो कौन से खुशनसीब लोग हैं या वो कौन से खुशनसीब लोग उस स्केल में आते हैं जिनकी रेनोवेशन की जाती है, क्योंकि हालात तो सबके सामने हैं। तो फिगर के साथ और ये बताया जाए कि वो कितना पैसा इनके तनख्वाहों से काटा जाता है, कितना पैसा ये सीडीए को दे रहे हैं, और फिर किन लोगों की रेनोवेशन हो रही है, और वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जिनके मकानों की और घरों की तज़ीन व आराइश होती है। जनाब अब्दुल रहमान खान कांजू साहब। सर मैं जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये होगी कि जिन साहबान ने तवज्जो दिला और नोटिस दिया है, मैं चेयरमैन सीडीओ को बुला के और हम एक इन तीनों ख़वातीनों हज़रात को बुला के एक अपने पास मीटिंग रख लेंगे और उसमें अपनी रिजर्वेशन इन साहबान की जो है वो उन तक पहुंचाएंगे, और इनकी जितनी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह उस मीटिंग में इनको और लोगों को जो वहाँ पे बसते हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। सर मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि F6 G6 में बहुत सा हमारे पार्लियामेंट हाउस भी, पार्लियामेंट लॉजेस भी, MNA हॉस्टल तमाम, और इसके अलावा ये सरकारी जितने रिहाइश गाहें सब आती, लेकिन इनके हालात देख के अगर कोई आता है हमसे पूछता है कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं, किस हालत से रह रहे हैं। इतनी बदतरीन हालत है। पार्लियामेंट लॉजेस में जो डायरेक्टर हैं वो कॉल नहीं अटेंड करते हैं, असिस्टेंट जो डीडी हैं वो कॉल अटेंड नहीं करते हैं। यानी ये हालत है कि घर में आज तक लॉजेस के अंदर 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, वायरिंग नहीं है, अगर जल गई है तो उसको कोई बनाने नहीं आता। तो वो किनके बनाए जा रहे हैं, किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, इतना कितना फंड आ रहा है। और इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनके भी जो घर हैं, जो क्या वो लोग हैं जो मंजूर नज़र होते हैं, जिनके बन जाते हैं, और जो सिर्फ दरख्वास्त देते हैं, और उस पर काम क्यों नहीं हो रहा। जनाब मोहतरम अब्दुल रहमान खान कांजू साहब। सर इनकी बात बिल्कुल जायज़ है सर, ये इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ सर, इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए 261 मिलियन है सर, ये तो ऊँट के मुंह में। लेकिन अगर ये भी सही स्पेंड हुए तो कुछ मामला बेहतर होने चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल अपनी ऑनरेबल मेंबर से एग्री करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि सर हम थोड़े दिनों में आए हैं, तो इंशाल्लाह ये इसको बेहतर करते हैं ताकि हर मेंबर को मेंटेनेंस जो है वो ज़रूर मिले, और जितने भी लोग इसमें आते हैं। लेकिन पहली ज़रूरत होगी फ़ंड मज़ीद लेने की सर। तो इंशाल्लाह जो इसका फ़िगर भी पता करते हैं कि जो 4% काटा जाता है उसमें ये क्या कितना जो है इस पे ख़र्च करते हैं। तो कुछ टाइम दिया जाए जिसमें इंशाल्लाह इन सब मेंबरान की रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे सर। आइटम नंबर 4, Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 4. शुक्रिया स्पीकर साहब। I beg to move under Rule 288. I beg to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022. Well, this is a very important legislation. A bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 stands introduced, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लॉ मिनिस्टर साहब अगर हैं, 1 सेकंड, तो वो ऑनरेबल मेंबरान को इस बिल के बारे में जो है वो बताएं
इसके सेलिएंट फीचर्स बताएं, इसकी अमेंडमेंट्स की क्या वजूहात हैं, वो भी हाउस के सामने रखें। शुक्रिया। अभी आएगी, उस पर आपको देंगे। दैट स्टेज वुड कम। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। और ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीट्स पे तशरीफ रखें। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल जो है वो इस वक्त आपके सामने है और लॉ मिनिस्टर साहब उस पर रोशनी डालना चाहते हैं, आपको उसके बारे में उसकी अहमियत बताना चाहते हैं। लॉ मिनिस्टर साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मौका फराहम किया। वाकई सर इस बिल की बड़ी अहमियत है। देखिए, इलेक्शन एक्ट वो कानून है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि पार्लियामान मारज़ वजूद में आती है, और इस कानून की कवायदो ज़वाबत के ज़रिए से ही मुल्क के करोड़ों लोग जो हैं वो हक़ राय दही का इस्तेमाल करके आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात के ज़रिए एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इस मुल्क को देते हैं। पिछले दौर से मुराद 2013 से 2018 वाली जो असम्बली थी, उसने एक टाइम ओल्ड जो मुतालबा था वो पूरा किया, और उन्होंने जो 70 की दहाई में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया गया था 1976 का, उसको रिवाइज़ किया और वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ किया। उसे कमेटी ऑफ होल ने एक तरह से कि तमाम पार्लिमानी जमातें जो कि पार्लियामान में मौजूद थी उनको नुमाइंदगी दी गई, चाहे उनके 1 वोट था या उनके 100 वोट थे, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन शेख रशीद साहब की जमात की शायद नुमाइंदगी 1 वोट से थी, वो भी उसमें मौजूद थे। दर्जनों मीटिंग्स के बाद 2017 का इलेक्शन एक्ट दिया गया, लेकिन कानून जो है उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है। 2018 के इलेक्शन में कुछ कमियां महसूस की गई और कुछ नई सिचुएशन से वास्ता पड़ा, तो सोच पैदा हुई कि इसमें मज़ीद तरामीम कर ली जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, उस सोच को ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा तरामीम तजवीज़ कर दी, जिनमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शल अमेंडमेंट थी। कॉन्ट्रोवर्शल इस तरह से कि उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। आप सब ने सुना और इसकी गूंज भी सुनाई दी गई कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग की EVMs, उनको मुतारफ़ इस तरह से कराया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को अहमियत ना दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दर्जनों एतराज़ात लिख के लगाए कि ये अभी मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में ATM कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, और मेरी बहन मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आजकल लुक आफ्टर कर रही हैं, वो गरीब लोग जिन्हें 4 या 6 हज़ार रुपया महाना मिलता है, अगर वो ATM यूज़ करने के लिए किसी शख्स को 300 रुपया या 400 रुपया देते हैं कि मुझे 5000 निकलवा दो, तो ये एक शिफ्ट में या एक गो में कहना कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो राइज कर दी जाए, वो अकल से भी बाले है, और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स दरकार थे वो भी हमारे पास नहीं थे। कौमी असम्बली में बलडोज कर दिया गया। इस बिल को 23 बिलों के दरमियान में रख के इसे पास करवाया गया। उस वक्त की अपोजिशन ने बहुत शोर किया, लेकिन मामूली फ़र्क से ये बिल पास करके सेनेट को भिजवा दिया गया। सेनेट में ये बिल कमेटी के सुपुर्द किया गया, और पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसको सेनेटर ताज हैदर साहब ने हेड किया, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक साहब, सेनेटर रज़ा रबानी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी इसहाक सार ने की, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब थे, जनाब आज़म सवाती साहब PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे, मोहतरमा सबीना जहरी साहिबा को भी शामिल किया गया। काफ़ी लीगल माइंड के लोग, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब थे JOEF से। सर, हमने उसमें भी कोई 1.5 दर्जन के करीब मीटिंग्स की। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ लिया गया, फैफन को बुलाया गया, क्योंकि आपके पास ये इख्तियार है स्टैंडिंग कमेटी का, अगर कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहें। पिल डैट, जिसकी बड़ी खिदमात है पार्लिमानी जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में, उनके नुमाइंदगान को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ वोटिंग के ऊपर एक मुफस्सल जजमेंट जारी की थी 2018 में। उसमें उन्होंने कंसल्टेंट्स अपॉइंट करने का कहा था हुकूमत पाकिस्तान को, और एक स्पेनिश फर्म को अपॉइंट किया गया था उसके लिए। उस कंसल्टेंट फर्म की रिपोर्ट जिसे अंडर कारपेट रखा गया वो निकलवाई गई और उससे भी उनकी भी राय ली गई, और जिन जिन मुल्कों में ये निज़ाम राइज हैं उनसे भी ओपिनियन ली गई। उसमें यह भी कहा गया कि फ़िलहाल इतने बड़े स्केल पे ये मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने तो ब्लैक एंड वाइट में कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जब तक पायलट प्रोजेक्ट्स ना कर लें कुछ ज़िमनी इलेक्शंस में और कुछ शहरी हलकों में जहाँ पे तालीम का तनासुब बेहतर है, तब तक ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरे मुल्क का यकदम इलेक्शन करवाना ये मुमकिन नहीं है, और उस पर अरब रुपए का खर्चा भी है। हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की ट्रेनिंग दरकार थी जिन्होंने ये इस्तेमाल करवानी थी, और सीक्रेसी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस हवाले से स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट किया कि ये दोनों प्रोविजंस जो हैं ये फ़िलहाल कानून का हिस्सा ना बनाई जाएं, और जो दीगर बिल था जो कि आज ऐवान के सामने नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु। Item number 5. सर, बड़ी मुख्तसर बात करते हुए जी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने इन सारी सिफारिशात की रोशनी में कसरत राय से, बल्कि एक टाइप पे तो मुतफ़िका राय थी, लेकिन फिर जो हुकूमती अरकान थे उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस आई और उन्होंने कहा हमारे लिए ये मुश्किल है। कसरत राय से ये जो दो प्रोविजंस थी, और जो तीसरा आज मुझे अभी पता चला एक प्राइवेट मेंबर बिल भी है, वो ओथ के हवाले से है कि मेंबर्स ने कहा ओथ लेना है और ये नहीं, सर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो रिपोर्ट सर अंडर द कारपेट रही, उसे ले नहीं किया गया, सेनेट में बिल पेश नहीं हुआ, 90 रोज़ का वक्त गुजारा गया, और जब वो लैप्स होने के बाद उसको जॉइंट सिटिंग में लाया गया। जॉइंट सिटिंग में आप सब मौजूद थे। अगेन सर उस सारे एतराज़ात के बावजूद बग़ैर बहस मुबाहिसा करवाए गए, और बग़ैर उन एतराज़ात जो कि ना सिर्फ अरकान पार्लियामेंट ने उठाए थे और पाकिस्तान भर की सियासी जमातों ने मासवाए हुकूमती पार्टी के उन्होंने उठाए गए, सर उनको पसे पुश डालते हुए इंतहाई हेस्ट में, और मैं कहूँगा रूल्स को बलडोज करते हुए उसे मंजूर किया गया। उस हवाले से जब पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये बिल्स रखे गए, क्योंकि इस अरसे के दौरान जनाब स्पीकर जो मामलात हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब इस असम्बली को कुछ आइन शिकनों ने तहलील कर दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए अपने पास लिया।
वहाँ पे भी उन्होंने ये जायज़ा लिया कि आया इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं और अर्ली इलेक्शन से कोई सियासी बहरान के अगर मामलात है तो निकला जा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंतखाबात कम से कम 7 महीने करवाना मुमकिन नहीं है। उसी तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को भी लिख रखा था कि ये 2 मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि हमारा जो 218 का मैंडेट है आइन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा बना के उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो मुल्क में गैर जानिबदाराना आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराएँ, इलेक्शन कमीशन की नज़र में भी ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं मौजूदा शक्ल में। इसलिए जो प्रीवियस लॉ था उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जहां मुनासिब समझे जदीद आलात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं एक बात करता चलूँ कि आज का हुकूमती इत्तेहाद जो है उनके जो सीनियर लीडरशिप है, सारी जमातों की काबीना में नुमाइंदगी है, इसे वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। एक सब कमेटी बनाई गई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी वाज़े हदायत हैं। तो ये एक कंसेंसस स्टेटमेंट है जो मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे रहा हूँ कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि शायद उनसे वोट का हक लिया जा रहा है, ये गलत स्टेटमेंट होगी। समुंदर पार पाकिस्तानी बहनें और भाई इस मुल्क का असासा हैं, इस मुल्क की मईशत चलाने में, इस मुल्क की कारोबार ज़िंदगी में उनका एक मुनासिब हिस्सा है और हमेशा रहा है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमेशा रहेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि एक आइनी इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान कहता है कि आपने वज़ा करनी है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से इलेक्शन इंश्योर हो कि इलेक्शन ख़रीदा ना जा सके, इलेक्शन चुराया ना जा सके और इलेक्शन को उनके बकौल पंक्चर ना लग सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऐवान अगर ये बिल मंजूर करता है तो जो 2017 का कानून था जिस पे 100% एग्रीमेंट था बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके दीगर उस वक्त के जो साथी जमातें थी, उस कानून को बहाल करने की सिफारिश की है काबीना ने और हुकूमत ने, और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। ईवीएम मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज़ करूँगा कि हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन सर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब आरटीएस बैठ सकता है और जब वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो धुएं और धुंध में गायब हो सकते हैं और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और समझ नहीं आती कि अब नताइज किस तरह से आने, और टीवी स्क्रीन्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लैंक हो जाती हैं और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि फ़लाँ जमात इतने ले गई और फ़लाँ को सिर्फ ये मिला। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ रखने के लिए इलेक्शन को उस तरीके से कराए जिस तरीके से उनकी दानिस्त में इलेक्शन शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और आज़ाद होता हुआ नज़र आए। तो ये 2 तरामीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उन दर्जनों सिफारिशात और नकाइस को सामने रखते हुए दोबारा सामने पेश की जा रही हैं कि जो मैंडेट इस ऐवान ने 100% अक्सरियत राय यानी मुत्तफ़िका कंसेंसस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया था, वही कानून बहाल किया जाए। इस अरसे में एक स्पेशल कमेटी बना दी है जनाब स्पीकर आपने, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि समुंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान के इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। उसमें सर वो कमेटी काम करके मज़ीद सिफारिशात भी लाएगी। एक जामे पैकेज जो है सर वो भी बहुत जल्द इस ऐवान के सामने रखा जाएगा, जिसमें जो बाकी कुछ हल्का बंदियों के हवाले से, कुछ वोटरों की तखसीस के हवाले से, कुछ और मामलात हैं जो पोलिंग के निज़ाम को शफाफ बनाते हैं, वो जनाब के सामने लाया जाएगा। तो ये मुख्तसर अगराज़ व मकासद से मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमत को ये मौका फराहम किया कि जो तजावीज़ हैं वो ऐवान के सामने रखी जा सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू लॉ मिनिस्टर। आइटम नंबर 5 अभी दे रहे हैं आपको मौका इस पे। मिस्टर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टू मूव आइटम नंबर 5। शुक्रिया जनाब स्पीकर।
I beg to move under Rule 88 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Election Amendment Bill 2022. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Election Amendment Bill 2022. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 6. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 6. Shukriya, Speaker Sahab. I beg to move that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. Yes, Janab Ghaus Baksh Maher Sahab. My learned friend Law Minister has explained it very clearly, the things. But he have also expressed that before this bill was being passed, all the stakeholders, all the persons concerned, all the people who knew the matter, they all were consulted, and this bill was passed here by a majority vote. अभी हम उस चीज़ को फिर चेंज करके नया बिल लाएं, क्योंकि ऑपोजिशन ने उस वक्त उसको अपोज किया था, तो ये मुनासिब नहीं होगा। और मशीन जो भी EVMs हैं, ये दुनिया में हर जगह हैं। लेट अस ट्राई एट सम प्लेसेस। अगर हम सारे पर नहीं कर सकते हैं तो कोई हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कहीं देखें कि आगे हमारे ये ठीक कैसे काम देती हैं, आगे फिर उनको चलाएं न चलाएं, लेकिन हमें किसी इलाकों में, शहरी इलाकों में इनको ट्राई करना चाहिए था। ये मेरी गुजारिश है। थैंक यू। जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, और ये जो बिल लाया गया है, हकीकत ये है कि हमने इसकी मुखालफत की थी पिछली हुकूमत में जब उन्होंने ये बिल लाया था, और इसमें जो शिक़ें शामिल की गई थी उसमें हमने तरमीमात भी दिए थे। और मैं चूँकि पार्लिमानी अफेयर का मेंबर भी हूँ, मैं सारे प्रोसीजर से मैं गुज़र चुका हूँ। पिछले दिनों भी मैंने ये दरख्वास्त की थी जनाब स्पीकर कि ये बहुत अहम मामला है। ये सिर्फ़ हुक्मरान पार्टी या इस वक्त जो अपोजिशन में हैं उनका मसला नहीं है, ये मसला पूरी कौम का मसला है, तमाम सियासी पार्टियों का मसला है। उसमें जितने भी पार्टियां पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं उन पार्टियों का मसला है। मैंने ये तजवीज़ दी थी कि आप इसमें तरामीम करते हैं, लेकिन उन तमाम पार्टियों से राय ली जाए। इतनी जल्दी क्या है? हम तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। हम पिछली हुकूमत के बारे में भी हमारा ये था कि एक बंदे को जब वो ख़ुद अपने मौत आप 2023 में मर रहा है तो आप उनको सियासी शहीद कैसे करार दे रहे हैं? और आज ये साबित हो गया कि जिस बंदे को 2023 में अपनी मौत आप मरना था, आज वो सियासी शहीद है, और सियासी शहीद बनकर वो पूरी दुनिया में जो पूरे पाकिस्तान में जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने है। और इस वक्त इस्लामाबाद जिस हालत से गुज़र रहा है और यहाँ के मकीन जिस हालत से गुज़र रहे हैं, और हम MNAs अपने लाजत से बाहर नहीं निकल सकते, ये भी आपके सामने है। जनाब स्पीकर, मेरे कहने का अब भी मकसद ये है कि इतनी जल्दी क्या है, हम इस इदारे को मज़ीद मजबूत देखना चाहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मजबूत देखना चाहते हैं, और हमारा बिल्कुल ये आपके साथ 100% हम मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शन करने वाले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन है।
हम उम्मीदवार होंगे, आप उम्मीदवार होंगे, तमाम पार्टियों के जो वर्कर हैं वो उम्मीदवार उस वक्त होंगे, लेकिन काम इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन से भी जो इस बिल में खामियां हैं वो उनसे भी राय ली जाए और दोबारा इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और जितने भी सियासी पार्टियां हैं उनके सरबराहों को यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि इस तमाम सियासी पार्टियों को ये हक बनता है, उनका ये हक बनता है कि उनसे राय लेने के बाद एक हतमी नतीजे पर पहुंचकर अगर इत्तिफाक राय से यहाँ ये बिल आ जाए तो मेरे ख्याल में ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी और पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी यह सूदमंद और फ़ायदेमंद होगा। तो इस वक्त जो है हकीकत यह है कि ये जो दो वो लाए गए हैं उसमें तो हम इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन बात यह है कि उस तरह तरामीम में जो पिछली हुकूमत ने की है उसमें बहुत सारे दफात ऐसे हैं जिसको हज़फ कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। यहाँ उनका जिक्र नहीं है और उनका जिक्र आना चाहिए था और उन इख्तियारात को बहाल रखना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को मज़ीद बाइख्तियार बनाकर अगर ये बिल लाते तो हम बिल्कुल 100% इसकी हिमायत करते और हिमायत करते आप दिखाई देते। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि कल परसों इन्होंने इजलास बुलाया, 1-2 इजलासें की और मैं एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कम अज़ कम पार्लिमानी अफेयर का मैं मेंबर भी हूँ, लेकिन मुझे उसमें नहीं बुलाया गया। इस तरह दीगर साथियों को नहीं बुलाया गया, गौस साहब को भी नहीं बुलाया गया और हो सकता है कि हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं वो वहाँ तशरीफ़ ले गए हों, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। मैं कह रहा हूँ कि इसको इस वक्त आप छोड़ें और इसको एक मीटिंग और कर लें। अगर मुमकिन हो सके तो जितने भी सियासी पार्टियाँ जो इंतखाबी मैदान में वो पार्टियाँ उतरती हैं उनके सरबराहों को बुला लें, इस बिल में मज़ीद निखार पैदा करके, इसको मज़ीद खुशनुमा बना के, इसको मज़ीद आमाली जामा पहना के अगर यहाँ हम पेश करें तो मेरे ख्याल में ये इस मुल्क के लिए और आपके लिए, हमारे लिए, हुकूमत के लिए सूदमंद फ़ायदा होगा। जनाब मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बड़ा अहम बिल है और उस वक्त ये जो तरामीम आई थी इसमें पिछले दौरे हुकूमत में वो बहुत जल्दी में पास की गई थी। जैसे चित्राली साहब ने कहा कि इसमें जल्दी का आंसर नहीं होना चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन को जैसे अब ये तरमीम आई है कि एज अ पायलट प्रोजेक्ट कुछ बाई इलेक्शंस में इस सिस्टम को, मैनुअल को और ईवीएम को साइड बाई साइड चेक करना चाहिए और इसके रिजल्ट्स को चेक करना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तो उस पर फिर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के इस पे एक मुतफिका कानून ले आए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी। जनाब लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज अहमद खान साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरी अर्ज़ होगी इसमें कि अभी तक पाकिस्तान में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये मशीनें नहीं चल सकती अमली तौर पे। और ये जो यहाँ पे इससे पहले हुकूमत ने जल्दी में ये किया था, मैं समझता हूँ कि ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है इसको करना। और इसमें जो तरमीम मुल्क के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, वो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मजबूत होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि पिछली हुकूमत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद लगाया गया। खुद लगाने के बाद उन पे इतने शदीद एतराज़ात किए जा रहे हैं जो कि बायस शर्म है। तो हमें इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत करना चाहिए और हमें ऐसे तरीक़ाकार अख्तियार करना चाहिए, ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे लोगों को सहूलत हो, जिससे लोग आराम से अपना वोट कास्ट कर सके और उनको वोट कास्ट करने में और रिजल्ट बनाने में और रिजल्ट में किसी किस्म की कोई कुताही ना हो, किसी किस्म की धांधली ना हो सके। ये जो चीज़ है ये सबसे ज़रूरी है और इस पर मेरा ख्याल है पूरा फोकस करना चाहिए। शुक्रिया। जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये अर्ज़ उस वक्त करना चाह रहा था क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन को सर सब चीज़ों के बाद में बोलना चाहिए था
और क्योंकि अभी बहुत सारे मेंबर्स बोलना चाह रहे थे और हर पार्टी चाहती है कि इसमें अपना ऐसा इनपुट दे ताकि इसकी अफादियत और के हवाले से कभी शक व शुबहात ना हो। सर, एक मजबूत इलेक्शन कमीशन और एक मुनसिफाना एक्ट की बड़े पाकिस्तान में ज़रूरत रही है। जब भी कोई हारता है वो इल्ज़ामात लगाता है और जीतने वाले की जीत पे सवालिया निशान लग जाते हैं। खुद हम तो सर इस चीज़ के बड़े विक्टिम्स रहे हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान के अपने हलकों में जिस तरह 2018 के इलेक्शन में 14 सीटें कराची से नेशनल असेंबली की और 22 सीटें सूबाई असेंबली की सर, और उन लोगों ने जीती कि जिन्होंने 2016 में होने वाले एक बाई इलेक्शन में, जो कौमी असेंबली का बाई इलेक्शन हुआ था, वो मुत्तहिदा के उम्मीदवार ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे और उनके पीछे जो थे हारने वाले उनके चंद हज़ार वोट थे। इतने वाज़े डिफरेंस के बाद 2 साल में जब इलेक्शन होते हैं तो वो सीटें नामालूम वजूहात की बुनियाद पर वो लोग जीत जाते हैं। और जब ये आर्डिनेंस लाया जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि चाहे ईवीएम मशीन हो या आप कोई और भी तरामीम कर रहे हैं, इसको देख लें, इसको वेट कर लें। हमारे यहाँ अभी भी इतना सिस्टम मजबूत नहीं हुआ है कि हम इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को जगह जगह पाकिस्तान में जहाँ पे हमारे हज़ारों पोलिंग स्टेशन बनते हैं वहाँ तक पहुँचा सकें या हमारे जो वोटर्स हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकें। तो सही तरामीम लाई गई हैं, ये ज़रूरी भी थी, वक्त के साथ साथ इनको आना भी चाहिए था। लेकिन एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ, हमारे फाजिल मेंबर ने कहा कि इसमें वो पार्टी जो अभी यहाँ बैठी हुई हैं हाल में, जो असेंबली फ्लोर पे मौजूद हैं, उनसे भी, और जिनकी नुमाइंदगी किसी वजह से नहीं है, अगर उनकी राय भी ले ली जाए, क्योंकि इलेक्शन सब लोग लड़ते हैं, तो इसकी अफादियत भी बढ़ जाएगी और इसकी क्लैरिटी भी अच्छी हो जाएगी। हमारे वज़ीर कानून ने सही कहा कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था वो तमाम पार्टियों ने मुतफ़िका तौर पे पास किया था, उसको दोबारा अगर ला रहे हैं तो हम सर इसकी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। सरदार रियाज मोहम्मद मजारी साहब। सरदार जी सर। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं भी ज़रा इसी वोटिंग के सिलसिले में ये बात करना चाहता था। मैंने बड़े गौर से सुना, हमारे वज़ीर कानून साहब ने भी बात की, मार साहब ने भी बात की इस पे। ये पिछली दफ़ा जब हम उस साइड पे बैठे हुए थे, ये भी एक हकीकत है कि बड़ी जल्दी में उन्होंने बिल मंजूर करवाया, ये कानून पास किया। इनफैक्ट उन्होंने किसी से पूछा नहीं। वो सिस्टम है, आजकल सिस्टम यही है कि जो लीडर ऑपोजिशन हो या लीडर ऑफ द हाउस हो, वो किसी मेंबर से पूछ, तो हमारे से नहीं पूछा गया था कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, और ना हमें बताया गया था। दुनिया तरक्की करती जा रही है, हर कोई आगे जा रहा है। अगर मशीन में कोई खूबी है तो व्हाई नॉट वी गिव अ ट्राई। ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कोई ऐसा मखसूस हल्का जिसके ऊपर ऑपोजिशन वाले भी और हुकूमती भी अरकान उस पर मुत्तफिक हो जाएं, तो एक हल्के में या किसी बीडी इलेक्शन में इसको आजमाया जाए। अगर ये कामयाब हो सकता है तो फिर लेट्स गो फॉर इट। अगर नहीं, उसमें कोई ख़राबी है तो इसको फिर भी डिस्कस किया जा सकता है या इसको रद्द किया जा सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इतनी जल्दी में ना किया जाए, पूछ के, अगर मुमकिन हो सके सबके मशवरे के साथ। और हमें चाहिए कि मकसद तो हमारा ये है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जिस पे किसी को इतराज़ ना हो। तो मेरा कहने का मकसद ये था, अगर इस पे ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो बेहतर होगा। मेहरबानी। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज दो अहम जो कानून यहाँ की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बचाने के लिए आपने कानून और आइन के दायरे में रहकर जो अपना फरीज़ा अदा किया और जो अदा कर रहे हैं, मैं आपको भरपूर आपको तासीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में आपने
बिल्कुल डट कर पाकिस्तान का दफा किया है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और यही कौम आपसे तवक्को करती है कि ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर आप पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जनाब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जनाब वज़ीर दफ़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी, और तक भी आपका शुक्रिया पहुँचाएँ जी। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स, उनके जो कमांडर हैं, उनकी जो सिपाह है, इस्लामाबाद पुलिस, उनका जो सिपह सलार है, उनकी जो सिपाह है, और इसी तरह ट्रैफिक और जो दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अपने साथियों को मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ तहसीन का और शुक्रिया का। कौम बजा तौर पर आपसे यही तवक्को करती है। आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दुआएं आपके साथ हैं कि मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़े, अमन की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, कौमी मोहब्बत, यगानगत और यकजहती की तरफ बढ़े। इंतशार को हमने रोकना है, तकसीम को रोकना है। कौम के अंदर जो तकसीम दर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है, इस साजिश को रोकना है। तो मेरे साथ आप पाकिस्तान के लिए नारा, पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आज़म। बहुत शुक्रिया। नफरतों को ख़त्म करना है, इंतशार को रोकना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रेड जोन में तैनात सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब पहुंचे रेड जोन तो उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेंजर्स, FC, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों का शुक्रिया भी अदा किया और साथ ही साथ उनके जज्बे को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तेमाल करके उसे सर्च कर लें गूगल पर तो आपको वो 37 एतराज़ात मिलेंगे। लेकिन उससे हटकर सर, आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमें भी इलेक्शन लड़ने की जिम्मेदारी जमात ने सौंपी। सर, जिस तरह की टेरेन, जिस तरह के इलाकों में हम कैंपेन करके वोटर्स को मोबिलाइज कर कर इलेक्शन लड़कर फातेह होकर यहाँ आते हैं, तो उसके पीछे एक कहानी है और हकायक हैं। ये जो आइडियल बातें करते हैं ना यहाँ पर, वो नहीं समझते कि इलेक्शन के मैदान में हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है, ख़वातीन वोटर्स को हमें कैसे निकालना पड़ता है। कई मर्द वोटर्स को, वो खातून हो या मर्द हो, इसमें कोई मैं तफरीक नहीं कर रही, किन पहाड़ों पर होते हैं, किन रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं जहां रोड होता है, नहीं होता है, गाड़ी कौन सी जाती है, ये गाड़ियां भी नहीं जाती हैं जिन गाड़ियों में आप शहरों में चल रहे। हकायक बिल्कुल अलग है, इसलिए हकायक पर मबनी बात करनी चाहिए। और हम सब आइडियल सिचुएशन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो, लेकिन पाकिस्तान की जो हकीकत है, जो हकायक हैं, उनको सामने रख कर बात करनी चाहिए। तो इसलिए सर, आइडियलिज्म से हटकर प्रैक्टिकल बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे उनको सामने रखें और अगर उनके साथ कंसल्टेशन हुई है तो वो भी बता दें। एक बात और करूंगी सर जल्दी से, और वो ये है कि ये मुझे अच्छा लगा कि ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे ये बात कही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे लिए बहुत एहतराम जिनका है हमें और जिनका एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, उनको भी हमें यकीनन उस अहमियत से ही देखना चाहिए। और ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट देने का हक पहले लिया गया है ना अब लिया जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट इस गवर्नमेंट का है, जिसको मैं समझती हूँ कि वज़ीर कानून ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। सर, एक चीज़ जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मैं 2-3 बातें कहूँगी कि जी अकाउंटेबिलिटी से किसी ने इनकार नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस बोर्ड हो, सबकी हो, सिलेक्टिव ना हो और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए अकाउंटेबिलिटी के नाम पर।
चूंकि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के साथ खेला गया, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है पाकिस्तान में उस तरीके से। और ये बात बहुत बुनियादी है। द क्रक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस प्रोसेस, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, कानून भी उतना ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यू कैन नॉट से कि समबडी इज गिल्टी अनलेस द पर्सन इज नॉट प्रूवन गिल्टी। तो ये जो चीज़ें इसमें खराबी थी, उसमें अमेंडमेंट लाना आपके मुल्क के लिए बेहतर है। ये किसी पॉलिटिशियन को फायदा नहीं देगी, इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करेगी। और इस यही वजह है, पिछली हुकूमत में भी जो काबीना में वजीर थे वो ये कहा करते थे कि हम तो काम ही नहीं कर सकते बिकॉज नैब के कानून इस तरीके के हैं। तो नैब इज फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल, नॉट फॉर विक्टिमाइजिंग पीपल। और आज भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नैब की तरफ से जो हुई हैं वो आपको आम पाकिस्तानी बताएगा। कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी पगड़ी उछाल रहा था नैब। सो नैब हैज टू ऑल्सो बी रिफॉर्म्ड। नैब अपनी काम करे, लेकिन अपना काम बताए भी कि उसने क्या किया है, ना सिर्फ उसको विक्टिमाइजेशन का टूल नहीं होना चाहिए। दिस वाज मुझे पता है कि दूसरे लोगों ने भी बात करनी है, तो बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत हद तक शाजिया मरी साहबा की बात को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए कि हमने ही लास्ट गवर्नमेंट में कानून पास किया था और 23-24 बिल्स आए थे। उसमें हमने क्योंकि पढ़ने का मौका किसी को मिलता नहीं है, ब्रीफिंग होती नहीं है और बस कहा जाता है कि नो या यस करनी है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें बेखबरी में भी मेंबरान से हो गई हैं। फिर जाकर जब घर बैठते हैं, जब पेपर्स खोलते हैं तो पता पड़ता है कि ये हमने क्या कर दिया। इस तरह के बहुत से बिल्स ऐसे हैं जिन पर ये मौजूदा गवर्नमेंट तवज्जो दे सकती है कि वो कम से कम अपनी कसरत की वजह से कोई गलत चीज़ न हो जाए। यकीनन इलेक्शंस में के असरात में तरमीम होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। आप सियासी वर्कर रहे हैं, मैंने आपके साथ बहुत साल सियासी तौर पर इलेक्शंस को भी हमने देखा है। शाजिया की बात सही है कि इलेक्शन सिर्फ अंगूठा लगाने की बात नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम हो उसमें हो जाए। आपने लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि आपने इलेक्शन के लिए इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर निकलना है। जहाँ लाइट ना हो, जहाँ अवेयरनेस ना हो, जहाँ आपका कोई अप्रोचेस ना हो कि आप वहाँ बंदे को कोई इमरजेंसी में पहुँच सकें, जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो रात को गुम हो जाएं, जहाँ आपके सूबे तंजीमों में जो है वो बहुत से क्लैश हो जाएं, गन पॉइंट्स पर वोट लिए जाएं, वहाँ पर बेहतर है कि हम अच्छी इलेक्शन को बेहतर करने के लिए काम करें। पहले तो इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट किया जाए, और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ रहते हैं पाकिस्तानी, अगर उनके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी है तो उसे वोट देने का हक नहीं है। अगर वो पाकिस्तानी है और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी उनके पास है तो वो वोट दे सकते हैं, लेकिन किसी और मुल्क का वो शहरी हो और हमारे मुल्क में आकर वो सिलेक्ट करे कि ये हुकूमत होनी चाहिए, तो मैं समझती हूँ ये पाकिस्तानी लोगों के साथ ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद मोइन वटू साहब। जिस तरह जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन अमेंडमेंट्स के बारे में बड़ी तफसील से ज़िक्र फरमाया, तो जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ कि जो साबका दौर में इलेक्शन लॉज में या इलेक्शन प्रोसीजर में बेहतरी के लिए जो उन्होंने नाम नहाद बेहतरी के लिए अमेंडमेंट्स की थी, हकीकत में वो मेलाफाइडी थी, उसमें अल्टीरियर मोटिव था उनका। और जब कोई भी किसी भी सिस्टम में जब बेहतरी की जाती है तो उसमें नेक नीति होनी चाहिए, और बेहतरी का मतलब ये है कि पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाना चाहिए। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले दौर में ना ही तो तफसील से बहस हुई इस बात पे, और फिर ख़ास तौर पे
जैसे वो कहते हैं ना कि ए रॉन्ग शुड नॉट बी रेक्टिफाइड बाई ए रॉन्ग, और उन्होंने बेहतरी के नाम पे और ईवीएम सिस्टम को ओवरसीज पाकिस्तानी के बहाने से जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो जनाब स्पीकर एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें इतना इबहाम है, जिसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ की गुंजाइश है कि कोई भी मशीन जो है जिसको वो ईवीएम सिस्टम के ज़रिए अगर इस्तेमाल करें, वो तो एक कमांड है, जो उसको कमांड दे दी जाए उसके मुताबिक उसने रिज़ल्ट देना है। और मैं पिछले दिनों में इंडियन असेंबली में एक मेंबर साहब जो थे, वो पार्लिमानी जो मेंबर थे, वो इसी सिस्टम पे एतराज़ कर रहे थे और उन्होंने असेंबली में बाकायदा तौर पे ईवीएम सिस्टम की मशीन का वो मुज़ाहरा किया और उन्होंने ये बताया कि जी मैं जो मैं वोट हर पार्टी को डाल रहा हूँ, अब आप ये देखिए कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। और उन्होंने दो दफ़ा सब पार्टियों को वोट डाले और एक पार्टी को 10 वोट मिल गए। उसने कहा कि जी ये है ईवीएम सिस्टम। और यही जनाब स्पीकर मेरा भी इतराज़ है कि ईवीएम सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो इलेक्शन का पहले तरीक़ाकार है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, जो वोटर को मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जा सकती है, जो बैलेट पेपर की सीक्रेसी में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इस तरह की जो तब्दीली आनी चाहिए, इस तरह की इम्प्रूवमेंट तो आनी चाहिए। लेकिन ये ईवीएम सिस्टम जो है ये इंतहाई काबिले एतराज़ है और ये सिस्टम किसी तरीके में पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और पहले भी आपको मालूम है कि पिछले इलेक्शन में भी जब रिज़ल्ट जो है ना वो काउंट किए जा रहे थे, तो वो भी टेलीफोनिकली सिस्टम जो था वो भी सारे का सारा जो वो कोलैप्स हो गया था। और ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को इलेक्शन कमीशन की मशावरत से और जो जितने मेंबरान हैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू। जनाब लॉ मिनिस्टर साहब, मुख्तसर अल्फाज में मेंबरान की कोई बात तो सब ने इसको शुक्रिया। आज क्योंकि एजेंडा ज़रा लंबा है और मैं चाहूँगा कि इसके बाद भी सर जो हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के उसमें तरामीम हैं वो, और मैं आज ये बात बड़ी खुशी से कर रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है कि लेजिस्लेटर्स ने अपना जो आइनी हक है वो अदा किया है। आज नैब तरमीमी बिल में मेरे ख्याल में कोई 24 या 25 के करीब जो हैं वो तरामीम जो हैं वो मोअज़्ज़ज़ अरकान नेशनल असम्बली ने डाली हैं, और मैं वो सारा गो थ्रू कर रहा था, जो कि सही मानों में कहता हूँ कि कानून साजी की ये रूह है और ये ज़रूर होना चाहिए। सर मैं सिर्फ इसे मुख्तसरन समेटते हुए जो बातें की गई, बसात इज़्ज़त पहले तो मैं बात करूँगा चित्राली साहब के वाले से। चित्राली साहब ये सिर्फ 2 तरामीम हैं आज, और मैं एक बात वजाहत से कह दूं कि जो बाकी एक बड़ा पैकेज दिया गया था वो बिल पेश नहीं किया गया जॉइंट सिटिंग में, वो लैप्स कर गया जी। लिहाजा इस वक्त जो राइजुल वक्त कानून है, इन 2 तरामीम के अलावा या 3 तरामीम जो आज आ रही हैं, उसके अलावा वो 2017 का इलेक्शन एक्ट है जिसपे सबका कंसेंसस था, लेकिन हमने उसके बावजूद इसको इम्प्रूव करने के लिए, असरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जनाब स्पीकर ने तमाम जमातों को लिख के कहा है कि आप अपनी नॉमिनेशंस दें। वो कमेटी तश्कील पा चुकी है मेरे ख्याल में। मासवा उन लोगों से जो कि पार्लियामान से भागे हुए हैं और शहर में दरख्तों को और अमलाक को और ग्रीन एरियाज़ को और बाज़ारों को और जंगलों को आग लगा रहे हैं। उसके अलावा उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। जिन जमातों का वजूद पार्लियामान में है, मासवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या शेख साहब की एक जमात है जो कि उन्हीं पे मुश्तमिल है, उसके अलावा तमाम मेंबरान जो हैं वो चाहे सेनेट से हैं या कौमी असम्बली से उसमें हैं, उस पर सर वो काम जारी है और वो बिल आज ज़ेरे गौर नहीं है। आज सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं। जिस तरह आखिरी बात करूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए
जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और सैयद खुर्शीद शाह साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीछे मुशावरत हुई, फिर बाकी जमातों को एतमाद में लिया गया। ये तजवीज़ भी है कि इनको वोट के साथ साथ नुमाइंदगी दी जाए ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं आइन में मुनासिब तरमीम करके उन्हें ये मौका फराम किया जाए कि वो अपने अपने जोन्स की नुमाइंदगी करें, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेके आपका हिस्सा बने। और वो तजवीज़ भी सीरियसली ज़ेर गौर है और हमें ये हदायत दी गई हैं कि जो पार्लिमानी अमूर की वजारत है और वजारत कानून और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये मिल बैठ के इस पे एक पैकेज तैयार करके आपके सामने लाएं। तो इन गुजारिशात के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक गैर मुतनाज़ा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इस पे बहुत डिबेट हुई थी सेनेट के फ्लोर पे भी और उसकी स्पेशल कमेटी में। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो इस इस्तदा के साथ के ये बिल पास किया जाए। बहुत शुक्रिया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment for insertion of new clause 1A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja. So now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Speaker, I wish to move that in Election Amendment Bill 2022 as introduced in the National Assembly after Clause 1, the following new Clause 1A shall be inserted and remaining clauses shall be renumbered accordingly. Now, okay. आप पूरा पढ़ लें इसको, पूरी amendment पढ़ें. The provision of Section 72A inserted under Section 2 of Elections Amendment Ordinance 2021, which stands omitted on the repeal of the said ordinance by virtue of proviso to subparagraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution shall always be deemed to have been omitted and shall always be deemed to have no effect whatsoever at any point of time. Now I put the amendment as moved to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and newly inserted clause 1A stands part of the bill. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clause 2 stands part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stand part of the bill. This is one. The question is that clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, so clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Item number 7. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 7. Shukriya Speaker Sahab, I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017
the Elections Amendment Bill 2022 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and motion is adopted, and consequently the bill is passed. Item number 8. Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law and Justice, to move item number 8. जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से सिर्फ 2 मिनट में पाकिस्तान की जो हालिया तारीख़ है या माजी करीब में अगर जाएं तो अगर किसी एक कानून ने सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना किया है या कोई एक कानून सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है या कोई एक कानून जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सख्त फैसले आए हैं पाकिस्तान की अदालत उज़्मा और अदालत आलिया से, वो है नैब का कानून, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999, जो कि उस वक्त के एक आमिर ने अपने सियासी मुखालफीन को और हुकूमती ऐसे अफसरान को जो उनकी हुक्म अदूली करें दीवारों में चुनने के लिए बनाया। अनफॉर्चुनेटली टाइम टू टाइम उसको बेहतर करने की बजाय उसमें कुछ मज़ीद सख्तियाँ डाली गई और पाकिस्तान की अदलिया ने गाहे बगाहे इस बात को पार्लिमान की तरफ भेजा, पार्लिमान को याद दहानी कराई कि आप इसमें मुनासिब तरामीम करें ताकि इसमें ऐसी प्रोविजंस जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से मुनासिब नहीं हैं या ऐसी प्रोविजंस जो किसी फ़र्द वाहिद की अपनी मर्ज़ी या वेम्स और विशेस के ऊपर मिसयूज़ हो सकती हैं, आप उनकी मुनासिब तरामीम के ज़रिए से तस्हीह करें। गुज़िश्ता हुकूमत जो कि PTI चला रही थी, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्योंकि इस बात पे यकीन नहीं थे रखते कि कानून साजी ऐवान में होनी चाहिए, उन्होंने बहुत सारी तरामीम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से की जो कि एक एग्जेक्टिव इख्तियार है और पार्लिमान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून बदलना कोई खूबसूरत जमहूरी रवायत नहीं है, क्योंकि उसमें ना लोगों की इनपुट आती है ना आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की वो जहनों की अक्कास होती है। 2 ऑर्डिनेंसेस ऊपर तले जारी किए गए जिनमें से एक के ज़रिए जो चेयरमैन नैब हैं उनके ऑफिस को जो कि नॉन एक्सटेंडेबल था ताकि वो बिल्कुल किसी लालच में आए बगैर बिल्कुल गैर जानिबदाराना रोल अदा करे, उनको एक तरह से ऑफिस में मज़ीद रखने के लिए कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस पिछले सालों में दी है उसको वो मज़ीद 4 चांद लगाएं, वो तरमीम डाली गई। इसी तरह और कुछ तरमीम दी गई जो मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि वो थी जिन पे अदालतों में भी बारहा कहा और पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क चलाने में, हुकूमत चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उनकी तरफ से बारहा ये मुतालबा आया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। आपने देखा कि सिविल सर्वेंट्स को किस तरह किसी एक शख्स के कहने पे पाबंद सलासल किया गया, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पे जेलों में डाला गया बग़ैर इस सबूत के कि वो रिश्वत सतानी में मुलव्वस थे। इंसान गलती का पुतला है, आपके रोज़मर्रा के काम में आपसे गलती हो जाती है। उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया जिनकी टेबल के आगे से फ़ाइल एक दफ़ा गुजरी थी। सियासतदानों को उनकी आवाज़, उनके अफकार को, उनकी आवाज़ को, उनके नज़रियात को दबाने तब्दील करने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया गया और ये किसी से मख्फी नहीं है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कहा अपने फ़ैसलों में कि नैब का कानून पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट रेफरेंस में जिसमें तमाम 17 जज साहिबान बराजमान थे और पाकिस्तान बार के तमाम बड़े अहदेदारान सामने बैठे थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मेरे लिए ये दुख और तकलीफ़ की बात है कि नैब का कानून सियासी मुखालफों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जनाब स्पीकर, ये वो धब्बे हैं जो मैं समझता हूँ आज वक्त है कि उन धब्बों को धोया जाए। आज जो बिल आपके सामने पेश किया जा रहा है उस बिल में
मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने मेहनत करके अपनी अमेंडमेंट्स भी डाली हैं जो आपके सामने आएंगी वन आफ्टर अनदर। और उसका जो मैंने जायज़ा लिया इन दिनों में, एक जो सीधी सीधी सूरत नज़र आती है वो ये है कि पहले नैब के कानून में सरकारी मुलाजमीन अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, या मैं उसे कहूँगा कि मिस्टेकन यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते तो उन्हें नैब पाबंद सलासल कर देता। तरमीम आई है कि जब तक रिश्वत की, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की शहादत नहीं होगी, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी सिंपलिसिटर वुड नॉट बी एन ऑफेंस। और ये अदालत उज़्मा के कई फैसले हैं जो कि इसके ऊपर उन्होंने मुकदमे बरी किए, लेकिन सर उसके लिए आपको 2 साल जेल में रहना पड़ता है। कौन लुटाएगा आपके वो 2 साल जो आपने अपने बच्चों से, अपने ख़ानदान से, अपने घर वालों से दूर गुजारे जब आपका रोज़गार बंद रहा, और वो जो धब्बा लगा आपके माथे पे, बरीयत की खबर आप किस किस को देंगे जब टीवी अखबारों में चला कि आज फलां अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको सुलाखों के पीछे खड़ा करके हमने वो मनाजर भी देखे कि इंतहाई दयानतदार अफसरान को, क्योंकि वो मुखालिफ सोच रखते थे, उनकी ताबेदारी नहीं थे करते, उन्हें गिरफ्तार करके सुलाखों के पीछे खड़ा करके तस्वीरें मीडिया को जारी की गई। इस कानून में ये तरमीम भी है कि कोई मीडिया कैंपेन नहीं करेगा नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा। इस कानून में ये तरमीम भी है कि आप तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा, ये बंदा एविडेंस ख़राब नहीं कर रहा, और ये बंदा तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। जो तफ्तीश ज्वाइन करे, ये जिम्मेदारी ले, मैं पेश हो रहा हूँ, बाहर नहीं जाऊँगा, उसकी गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी ना हो। क्यों ना जमानत दी जाए? अगर दहशतगर्दी के कानून में जमानत है, अगर कत्ल के कानून में जमानत है, अगर जना बिल जबर के कानून में जमानत है, तो नैब कानून में जमानत क्यों ना हो? और अदालत उज़्मा ने 3 फैसला जात में कहा कि पार्लियामान ये कानून बनाए कि जमानत जिस तरह दीगर शहरियों को है उसी तरह हासिल होनी चाहिए। एक और बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन था, नैब के पास इख्तियार था कि वो 90 रोज़ तक अपनी तहवील में रख के आम ट्विस्टिंग करे, और इस ऐवान में मौजूद और ऐवान से बाहर मौजूद बहुत सारे ऐसे शुरफा हैं जिनके साथ वो नारवा सलूक किया गया। जनाब चेयरमैन, 90 रोज़ का रिमांड पहली दफ़ा दहशतगर्दी के मुकदमात में इस मुल्क से दूर किसी और मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया जब उस मुल्क में शोरश थी। साइकेट्रिस्ट और तफ्तीशकारों ने कहा कि दहशतगर्दों को डी ब्रीफ करने के लिए उनको उस फेज से निकालने के लिए, जैसे खुदकुश बम्बार तैयार किए जाते हैं, वो ब्रीफ्ड होते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, उनको डी ब्रीफ करने के लिए वक्त दरकार होता है तफ्तीशकारों को, ताकि वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें और उनको ठीक करके निकालें। ये कभी नहीं हुआ था कि वाइट कॉलर क्राइम में 90 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, असासा जात के हवाले से बारहा अदालतों ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासा जात जुर्म तब बनेंगे जब होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस या उसका बेनामीदार साबित हो जाएगा कि उसने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से वो असासे बनाए हैं। अगर डीसी रेट में कोई फ़र्क है, अगर टैक्स डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई, अगर मेरे जैसे किसी हिसाब के कमज़ोर आदमी से डिक्लेयर करने में गलती हो जाए तो वो जुर्म नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है नो एक्ट इज़ गिल्टी अनलेस माइंड बी गिल्टी। ये चीज़ें सामने रखते हुए मुफस्सल तरामीम इसमें की गई हैं ताकि आज के बाद किसी बेगुनाह को अपनी अना की तस्कीन के लिए, किसी सियासी मुखालिफ को उसके नज़रियात तब्दील करने के लिए, किसी सरकारी अफसर को अपनी मर्ज़ी के काम करवाने के लिए और किसी ना अच्छे लगने वाली शक्ल को सबक सिखाने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया जा सकते। हमने ये हलफ लिया जनाब स्पीकर ये आते हुए कि हम पाकिस्तान के आइन के ताबे कानून साजी करेंगे, हम पाकिस्तान के आइन में दिए गए हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज इस अकूबत खाने से आप इस 22 करोड़ अवाम में से उन विक्टिम्स को निकालेंगे जो कि कल लाइकली इसका शिकार हो सकते हैं। मैं एक बात बड़े वसूख से और मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर जब अरकान की अमेंडमेंट्स आई, कल फिर एक मीटिंग हुई, एक एतराज़ उठाया गया। वो सर कहते हैं ना कि जिमें पढ़े या उमें पढ़ावांगे, कि यानी कि अगर डंडे खा के पढ़ाई की है तो डंडे मार के ही पढ़ाएंगे। ये कानून हम तो भुगत चुके, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे भुगत चुके, आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। ये कानून सबके लिए यकसा है, जिन्होंने भुगतना था वो इसका फल खाएंगे।
जिन्होंने मुख्तलिफ मनसूबों में खराबियां की हुई थी, हम कहते हैं वो भी कानून और इंसाफ के मुताबिक डील हों। अगर हमारे साथ सख्तियां हुई हैं तो आने वालों के साथ ना हो, उन्हें आईनी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। तो इस स्पिरिट के साथ ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो बात मैं फिर दोहराऊंगा, मुझे खुशी इस बात की है, मुझे सर ताजर है, सियासतदान है, सरकारी मुलाजिम है, बैंकर है, आम शहरी है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है सर। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन अरकान नेशनल असम्बली को जिन्होंने आज इसमें अमेंडमेंट्स पेश की। सारे हैं जी, हमने देखा, हमने तो उस्तादों को हथकड़ियाँ लगते हुए देखा, हमने लोगों को खुदकुशियाँ करते हुए देखा। और जनाब स्पीकर, ये बात फिर मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे करूँगा कि आज तक अदालत उज़्मा ने जितनी दफ़ा इस पार्लियामान को कहा कि ये शिक दुरुस्त नहीं है, आप इसका जायज़ा लें, ये दुरुस्त नहीं है, इसका जायज़ा लें, और जिन जिन शिकों को उन्होंने जिस तरह से तशरीह की, इनको ऐन उस मुताबिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने मेहनत की है, अर्करेजी के साथ आज अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, वो भी तहसीन और सताइश के लायक है। बहुत शुक्रिया जी। Now, कौन मूव करे? लॉ मिनिस्टर जनाब आजम तारर साहब, प्लीज मूव दिस number 8, item number 8. The Honourable Speaker, now I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वज़ीर क़ानून ने बहुत तफसील से बात की और होना भी चाहिए था, लेकिन इसमें सबसे पहली बात, जो पहला नुक्ता है, वो ये है कि हकीकत ये है कि इस बिल के बारे में मुझे कम अज़ कम, मैं कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ, मुझे इल्म नहीं है कि इसमें क्या है और इस वक्त मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, इसमें कैसे अमेंडमेंट ला सकता हूँ, ये कहाँ पेश हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में कब गया, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। इसको भी एक वो वजाहत कर दें कि कब ये पेश हुआ था और इस पर अमेंडमेंट लाए गए। नंबर 1। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है, अगर इसमें खराबियां थी, 2002 में एक डिक्टेटर ने इस कानून को बनाया था, लेकिन 2008 के बाद वो डिक्टेटर तो नहीं थे। इस कानून को आप ही लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। उस वक़्त कम अज़ कम आपको सोचना चाहिए था कि चोर दोनों तरफ से हों, जहां भी हो, उनका एहतसाब होना चाहिए और जो लोग बेगुनाह हैं उनको जुल्मन सिर्फ इस वजह से कि उस पार्टी के ताल्लुक़ नहीं है, उनको ज़ोत-कोब नहीं करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, वो हो गया और ये नारा नहीं लगना चाहिए कि मेरा चोर जिंदाबाद, तुम्हारा चोर मुर्दाबाद, बल्कि जो भी कौमी ख़जाने के साथ खेल खेले, जो भी इस मुल्क के साथ नारवा सलूक करे, जो भी कौमी अमानतों को नुकसान पहुँचाए, वो चाहे जिस पार्टी से भी हो, चाहे वो सरकार से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा उसको देनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये अमेंडमेंट लाऊंगा, तरमीम लाऊंगा कि देखें हम इस्लाम की तरफ क्यों नहीं जाते। इस्लामी कवानीन में जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस्लामी कवानीन में तो यह है कि मुस्लिम को जब तक इल्ज़ाम साबित न हो जाए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर हम इस्लामी कवानीन को अपना लें, चाहे वो जिस शुबे से भी उसका ताल्लुक़ हो,
इस्लाम तमाम लोगों को रिलीफ भी देता है, उनके हुकूक का मुहाफिज भी है और उनके साथ किसी भी शुबे में जुल्म और ज़्यादती होने नहीं देता। लेकिन इस्लाम का नाम हम नहीं ले रहे हैं और उन कवानीन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि इस सिलसिले में नेब के कवानीन के सिलसिले में हम इस्लामी कवानीन का मुतालिया करते, उसमें जो मशाहिर उलमाए किराम हैं, मुमताज़ उलमाए किराम हैं, उलमा शयूख़ुल कुरान शयूख़ुल हदीस हैं, जो कुरान और सुन्नत को जानते हों, कानून को जानते हों, और उनसे हम मशवरा ले लेते और इस बिल को मज़ीद इसमें निखार पैदा करते, बेहतरी इसमें लाते और इस बिल को इस कौमी असम्बली में पेश करते, तो आज आप इन मौजूदा हुकूमत, यह हकीकत यह है कि आवाम के दिलों में हुक्मरानी करती। जनाब स्पीकर, ये जो लाया गया है इसमें भी हमने तरामीम पेश की थी, मैंने तरामीम पेश की थी। हम हर इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन इस्लामी हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहते हुए अंग्रेज़ों के कानून में आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं कि मुझे भी इंसाफ मिले और पोजीशन को भी मिले, हुक्मरान को मिले और राया को भी मिले, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर हम ये चाहते हैं तो यकीनन वो सिर्फ एक इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो मेरा इस वक्त सजेशन यह है कि इस बिल को भी जल्दी मत कीजिए, थैंक यू, इसको मुतारफ कीजिए। मौलाना साहब का माइक खोलें। मौलाना साहब बात कर रहा हूँ क्विकली जी, आप प्लीज। नहीं, मैं तो देखें, मैं तो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, इधर उधर जी नहीं प्लीज, यू हैव द माइक। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बात करूंगा फिर आप मैं बात करें। एक सेकंड, जनाब खालिद हुसैन मगसी साहब, माइक दे खालिद हुसैन मगसी साहब। वो मेरा अर्ज था आपको कि कोई खैर का काम कर देना, जो आपको रिक्वेस्ट किया था सर, ठीक है ना सर? तो मैंने आपको याद दिलाया जरा, खैर का काम है कर लेना, कल मैंने आपको याद दिलाया था सर, बस। थैंक यू जी। मौलाना अकबर चित्राली साहब जी, तो हम तो देखें इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि खैर का काम, इससे बेहतर खैर का काम कोई हो सकता है? शुक्रिया कि इस असेंबली में आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया। देखें जी, मैं इस पे मुख्तसर स्टेटमेंट देते हैं। थैंक यू, आपका हो गया। जनाब गौस बख्श महर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं तो काफ़ी चीज़ें मौलाना साहब की इंट्रोस करता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये एहतसाब सेल मुशर्रफ साहब से पहले आया था। मुशर्रफ साहब के बाद 5 साल आपकी हुकूमत रही, 5 साल मियाँ साहब की हुकूमत रही। तो जब ये चीज़ ख़राब है, उसमें गलतियाँ खराबियाँ हैं, तो उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं लाया गया? NRO की वजह से बंद किया गया, क्या हुआ? बिल्कुल ये काला कानून है, काफ़ी लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सपोर्ट कर, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हमें अगर ये लॉ मिनिस्टर बड़े अच्छे आदमी अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कोई भी चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होगी। क्यों नहीं करप्शन पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर इस्लामी सज़ा जो है, शरीयत सज़ा जो है, वो क्यों नहीं ले आते अमेंडमेंट करके, और जिसमें सबका बोझ उतर जाएगा और सब खुद जिसने बनाया उसने ही हमारे लिए कोई चीज़ें बनाई कि ये हमारे बेहतरी के लिए ठीक है, उसे बनाने के और कोई ठीक नहीं कर सकता है। गाड़ी जो बनाता है उसको ज़्यादा पता होता है गाड़ी में क्या खराबी है, कैसे ठीक हो। जिसने इंसान को बनाए उस खालिक को हमारा पता है कि हमारे इल्म जुएन के लिए कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ को ठीक करें। क्यों नहीं हम शरीयत को ले आते? इतने मौलाना साहब बैठे हैं, वर्ज़ बैठे हैं, इतने अरसे दे रहे हैं, क्यों नहीं वो भी इस चीज़ को आगे ले आके अमेंडमेंट करके इसको शरई कानून के मुताबिक सज़ा जो हो क्राइम पर, क्रिमिनल पर ले आए,
तो मेरा ख्याल है मुनासिब होगा और एक पाकिस्तान में गवर्नमेंट की भी सराह होगी, गवर्नमेंट की तारीफ होगी। और ये फिर जो हैंकी पैंकी हम होते हैं हाउस में लोगों को आगे पीछे करना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने बने से भी बच जाएंगे। सब खुदा के इतने नाम ऊपर लिखे हुए हैं, इस पर सब लोग इस पर जाएंगे। मेरी अमेंडमेंट इसमें ये है कि इसमें शरई कानून जो है उस मुताबिक शरीयत मुताबिक जो सजा है वो देनी चाहिए। थैंक यू। कादर खान मंदोखेल साहब। जनाब स्पीकर, तारड़ साहब की तरह मुझे भी 28-29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। ये जो काला कानून आया और यही वजह बताई गया है कि करप्शन को ख़त्म करना है। मैं कहता हूँ करप्शन ज़्यादा हो गई है, करप्शन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नैब की अफसरान की तरफ से हो गए। मैं ऐसे ऐसे केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ करोड़ों रुपए के लूटमार हो वहाँ उन्होंने पर्दा रखा। जहाँ एक ऑफिसर या एक पॉलिटिशियन लाख-1.5 लाख रुपए के करप्शन उसके ऊपर इल्ज़ाम हो, उसको कई साल तक जेल में रखा गया। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कानून पाकिस्तान में जो कानून मौजूद है शायद अमेरिका में मौजूद ना हो, मगर क्या वजह है कि बदनीयती की बिना पे अपोजिशन को, मुखालफिन को रगड़ा देने के लिए ऐसा काला कानून लाया गया जिसमें आपके बेल भी नहीं है, आपको लवाकिन से मिलने की वो भी नहीं है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो जजेस साहिबान उसमें आते हैं वो आते हैं या तो रिटायर्ड जजेस होते हैं या हुकूमत के मनपसंद जजेस होता है, जहां उनको रिलीफ मिले, जहां वो इशारा करे इसको सजा देना है, जहां उसको इशारा करने इसको रिलीफ देना है, वो जजेस आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब आला कि इस कानून को मैं तो ये कहता हूं सिरे से इसको खत्म होना चाहिए, इस वजह से कि पाकिस्तान में एक से एक कवानीन मौजूद है, चाहे करप्शन के ऊपर हो, चाहे जिना के ऊपर हो, चाहे दहशतगर्दी के ऊपर हो, मगर क्या वजह है कि एक स्पेशल कानून एक ले आया जाएगा। और फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये स्पेशल कवानीन सिर्फ अपोजिशन को, मुखालफिन को रगड़त देने के लिए। मैं आपको एक एक नेब अफसरान का नाम बता सकता हूं जिन्होंने करोड़ों रुपए के असासजात बनाए, जिन्होंने इतना माल बनाया कि शायद किसी मिनिस्टर, शायद किसी हुक्मरान ने बनाया हो, जो नेब के अफसरान ने बनाया होगा। तो नेब का चेयरमैन, जो नेब के चेयरमैन के बारे में भी यह कहूंगा कि ये वही चेयरमैन है, ये वही चेयरमैन है जब वकला मुआज चल रहा था, चीफ जस्टिस की बहाली के लिए तहरीक चल रही थी और उन्होंने यू टर्न मार दिए और बताया गया कि मेरे पास बच्चों की फीस नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये मूवमेंट हम लोगों ने और पीपल्स पार्टी और तमाम जो इस वक्त कौमी हुकूमत मौजूद है वहाँ कामयाब हो गई, तो वापस जम मार के और सीरियल नंबर 1 पे आने की कोशिश। तो मेरा कहना है जनाब आला कि इसमें तरमीम तो ज़रूर होना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा बेल की ऑप्शन होने चाहिए। बेल अगर यूरोप को आप देख ले, अमेरिका का कवानीन को देख लो, वो पहले तफ्तीश होती है और सब ज्यादा मुल्जिम को बेल दी जाती है। बेल का मकसद ये नहीं होता है कि वो बरी हो गया, बेल का मकसद ये है कि वो अपने सफाई में कुछ कह सके। तो मेरी गुजारिश है जो लॉ मिनिस्टर साहब ने जो अमेंडमेंट इसमें, जो हमारे साथियों ने अमेंडमेंट इसमें पेश किए, बिल्कुल सही है, इसको फौरी तौर पर नाफिज होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि मैं आज अगर हम हुकूमत में है, कल अपोजिशन वाले उनके साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, न किसी ब्यूरोक्रेट के साथ जो करप्शन में मुलव्वस नहीं है उसके साथ ज्यादती होनी चाहिए। और अगर इसी तरह ज्यादती चलती रह गई है तो हुकूमत की मशीनरी, अफसरान कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। मिनिस्टर साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, सिर्फ एक बात है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा। एक बात जो उन्होंने कहा ना रिटायर्ड जजेस, वो हमने निकाला है सर, जजेस लगेंगे चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट की तरफ से, ताकि वो बिल्कुल सर्विंग जज होंगे, आज़ादी से, खुद मुख्तारी से काम करें। हम इस निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, हम कोई NRO नहीं देना चाह रहे हैं, ना लेना चाह रहे हैं, ना देना चाह रहे हैं। और जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारी अमेंडमेंट्स मेरी नज़र से भी गुजरी हैं। कल चित्राली साहब ने कहा कि ये दिखाया नहीं गया, सर इसकी टाइमलाइन बता देते हैं। ये 8 नवंबर 2021 को ले किया गया और कमेटी को भेज दिया गया। कमेटी ने काफ़ी टाइम लिया लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई इसमें। बार कैफ 23 मई को ये यहाँ पे सर ले की गई थी रिपोर्ट, और उसके बाद ही इसमें कोई 24-25 अमेंडमेंट्स आई हैं। मेरे ख्याल में चित्राली साहब की वो नज़र से नहीं गुजर सका, शायद अगर होता तो ये भी डाल देते। चित्राली साहब, आईने पाकिस्तान के तहत ये पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि इस्लामी कवानीन के मुनाफी है, इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है।
इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है इवन अमेंडमेंट्स के बावजूद जो कि इस्लाम से मुनाफी हो। नीयतें साफ हों तो इंशाल्लाह सफ़र आसान हो जाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सर के इसको टेकअप किया जाए, आगे अमेंडमेंट्स भी हैं। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq, MNAs. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 1, for Subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been so substituted, namely, this Act shall come into... Clause 2 में करें से. This Act... Please... This is clause... This is Clause 1 हम लेंगे आखिर में. आप Clause 2 को करें. इसमें amendment पढ़ें आप. I wish that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 2, the following shall be substituted, namely, in the National Accountability Ordinance 99, hereinafter referred to as the Ordinance for Section 4, the following shall be substituted, namely, application. This ordinance extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons, including those persons who are or have been in the service of Pakistan, except persons and transactions specified in subsection 2. Now subsection 2. The provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely, A. All matters pertaining to federal, provincial or local taxation, other levies or imposts, including refunds or loss of exchequer pertaining to taxation. Clause B. Decisions of federal and provincial government, cabinet, decisions of federal or provincial cabinet, their committees or subcommittees, Council of Common Interest, CCI, National Economic Council, NEC, National Finance Commission, NFC, Executive Committee of the National Economic Council, EACNIC, Central Development Working Party, CDWP, Provincial Development Working Party, PDWP, Departmental Development Working Party, DDWP, the State Bank of Pakistan, and such other bodies, except where the holder of the public office has received a monetary gain as a result of such decision. Now moving to subclause C. Any person or entity who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office, except offences falling under clause 9, 10, 11 and of subsection A of section 9. Clause D. Procedural lapses in performance of any public or governmental work or function, project or scheme, unless there is evidence to prove that a holder of public office or any other person acting on his behalf has been conferred or has received any monetary or any material benefit from that particular public or governmental work or function, whether directly or indirectly on account of such procedural lapses.
which the said recipient was otherwise not entitled to receive. Clause E. In a decision taken, an advice, report, or opinion rendered or given by a public office holder or any other person in the course of his duty, unless there is a sufficient evidence to show that holder of public office or any other person acting on his behalf received or gained any monetary or other material benefit from that decision, advice, report, or opinion, whether directly or indirectly, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. And F. All matters which have been decided by or fall within the jurisdiction of a regulatory body established under federal or provincial law. Section 3. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials, or proceedings under this ordinance relating to persons transferred to concerned authorities, departments, and courts under respective laws. Now I'm moving number 3. ये फोर्थ लाइन दोबारा पढ़ें. फोर्थ लाइन सब क्लॉज की या 3 की? क्लॉज 3 की. क्लॉज 3 की जनाब स्पीकर, इसकी फोर्थ लाइन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन No. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigation, यहाँ से शुरू करें. जी. Which you missed. मैं ये शुरू से पढ़ता हूँ. आज शुरू से पढ़ दें. जी. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials, or proceedings under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in clause A of subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments, and courts under the respective laws. Thank you. Okay. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose that. We have vetted this amendment. We have received the advance copy. It is in line with the recommendations earlier made by the parliamentarians. Now, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. There is an amendment in clause 3 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, for clause 3, the following shall be substituted, namely, in the ordinance for section 5, the following shall be substituted, namely, in the definitions, in this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. Clause A, accused shall mean a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offense triable under this ordinance or is subject of an investigation or inquiry by the National Accountability Bureau
or any other agency authorized by National Accountability Bureau in this regard under this ordinance. Clause B. Appropriate government means in relation to any person serving in connection with the affairs of the Federation, including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking, or any other organization set up, controlled, or administered by or under the authority of the federal government, and in other cases, the provincial government or the local government concerned. Clause C. Asset includes all kinds of property owned by or belonging to an accused or held as benami, whether within or outside Pakistan. D. Associate means any person who is or has been managing the affairs of or keeping accounts for the accused, or who enjoys or has enjoyed any benefit from the assets. Subclause 2. Any association of persons, body of individual partnership, firm or private limited company within the meaning of the Companies Act 2017, of which the accused is or has been a member, partner or director, or which ostensibly holds any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused. Explanation: a property shall only be held as benami property when the accused has paid the consideration of the property and holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing a benami transaction. Subclause E. Chairman National Accountability Bureau means a person who is appointed as such by the federal government as mentioned in section 6B hereafter. Subclause F. Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Clause FA. Conciliation Committee means the Conciliation Committee constituted under section 25A. Subclause G. Court means accountability code established under section 5A of the ordinance. Subclause H. Judge means a judge appointed or deemed to have been appointed under section 5A of this ordinance. Subclause J. Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the federal government. Subclause K. National Accountability Bureau means the bureau set up and notified under this ordinance hereinafter referred to as NAB. Subclause L. Freezing includes attachment, sealing, prohibiting, holding, controlling, or managing any property either through a receiver or otherwise as may be directed by the court or Chairman NAB, and in case it is deemed necessary, the disposal thereof by sale through auction or negotiation subject to confirmation by the court or by Chairman NAB as the case may be after public notice. Subclause M. Holder of public office means a person who, Subclause 1, has been the President of Pakistan or the Governor of a province. Subclause 2, is or has been the Prime Minister, Chairman Senate, Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker National Assembly, Federal Minister, Minister of State, Attorney General, and other law officer appointed under the Central Law Officers Ordinance 1970. Advisor to the Prime Minister, Special Assistant to the Prime Minister, Federal Parliamentary Secretary, Member of Parliament, Auditor General, Political Secretary, Consultant to the Prime Minister, and holds or has held post or office with the rank or status of a Federal Minister or Minister of State. Subclause 3 of M. Subclause M. Is or has been the Chief Minister, Speaker Provincial Assembly, Deputy Speaker Provincial Assembly, Provincial Minister,
advisor to the Chief Minister, Special Assistant to the Chief Minister, Provincial Parliamentary Secretary, Member of the Provincial Assembly, Advocate General including Additional Advocate General, Assistant Advocate General, Political Secretary, Consultant to the Chief Minister, and who holds or has held a post or office with the rank or status of a provincial minister. Subclause 4 is holding or has held an officer or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation or of a province or of a local council constituted under any federal or provincial law relating to the constitution of local councils, cooperative societies, or in the management of corporations, banks, financial institution firms, concerns, undertakings, or any other institution or organization established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government other than a person who is member of any of the armed forces of Pakistan, except a person who is or has been member of the said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking, or other organizations established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government, or notwithstanding anything contained in Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of armed forces of Pakistan. Clause 5. Has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, a municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. Subclause 5A, to local councils. Subclause 5A, is or has been a district Nazim or Naib Nazim, Tehsil Nazim or Naib Nazim, or Union Nazim or Naib Nazim. Explanation. For the purpose of this subclause, the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor, as the case may be, and the respective councillors therein, and subclause 6, has served in and retired or resigned from or has been discharged or dismissed from the armed forces of Pakistan. Now clause N. Offence means the offences of corruption and corrupt practices and other offences as defined in this ordinance, and includes the offences specified in schedule to this ordinance. Clause O. Person, unless the context otherwise so requires, includes in the case of a company or a body corporate the sponsors, chairman, chief executive, managing directors, elected directors, by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate, or anyone exercising direction control of the affairs of such company or a body corporate, and in the case of any firm, partnership, or sole proprietorship, the partners, proprietor, or any person having any interest in the said firm, partnership, or proprietorship, concern, or direction, or control thereof. Clause OA. Private person. Private person shall mean any person other than holder of public office. Subclause P. Clause P. Property. Property includes any or all movable and immovable properties situated within or outside Pakistan. Clause P. Clause PA. Public at large means at least 100 persons. Clause Q. Government property means property belonging to the government and includes gifts, donations, financial assistance, grants, aid received or controlled, or aid received or collected in whatever name or for whatever purpose by a holder of public office during tenure of office. And clause R, willful default, a person
who or a holder of public office is said to commit an offence of willful default under this ordinance if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank, financial institution, cooperative society, government department, or a statutory body, or any authority established or controlled by a government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return or repay, or according to the laws, rules, regulations, instructions issued or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body, or any authority established or controlled by a government, as the case may be, and a 30 days notice has been given to such person or holder of public office. Provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society, or a government department, statutory body, or any authority established or controlled by government. Provided further that in the case of default concerning a bank or a financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. Provided also that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial at the time of promulgation of the National Accountability Amendment Ordinance 2001. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, we have examined, sir. I've gone through it. We have no objection. Right. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 3 as amended stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee for Clause 4, the following shall be substituted, namely, in the ordinance substitution of Section 5A Ordinance of 1999, in the ordinance for Section 5A, the following shall be substituted, namely, Minister 5A. I'm moving it. Yes, please. I'm still continuing, Honorable Speaker. 5A, term of a judge. A judge of a court who is serving district and session judge shall ordinarily hold office for a term of 3 years from the date of his initial appointment as such judge. A judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned. Minister of Law and Justice, do you oppose it? In order to ensure that the independence of judiciary is never compromised and the government should never actually control the judges. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5.
There is an amendment in clause 5 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Ranja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, in clause 5 for the proposed subsection B of section 6, the following shall be substituted, namely, clause B, Chairman National Accountability Bureau. Clause 1, subclause 1. There shall be a Chairman National Accountability Bureau to be appointed by the federal government after consultation between Leader of the House and Leader of the Opposition in the National Assembly, provided that the consultation between the Leader of the House and Leader of the Opposition shall be initiated 2 months prior to the expiry of the term of outgoing Chairman and shall be concluded within the period of 40 days. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the name... 45 days, please correct it, Ranja Sahab. 45 days. Yes. Within the period of 45 days. Shall be concluded within the period of 45 days. Yes. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the names proposed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition shall be forwarded by the Chairman of the Senate and Speaker of the National Assembly, as the case may be, to the Parliamentary Committee appointed under Clause 3, which may confirm any one name for appointment as Chairman, provided that Leader of the House and Leader of the Opposition shall propose 2 names each for consideration of the Parliamentary Committee. Clause 3. The Parliamentary Committee under Clause 2 shall be constituted by the Speaker, National Assembly, comprising 50% members from the Treasury benches and 50% members from the opposition benches, based on their strength in Majlis-e-Shura Parliament, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that Parliamentary Committee shall recommend the name of the Chairman not later than 30 days. Clause 4. The total strength of the Parliamentary Committee shall be 12 members, out of which 1/3 shall be from the Senate. If the National Assembly stands dissolved at the material time, all members of the committee shall be from the Senate. Clause 5. The Chairman shall, on such terms and conditions as may be determined by the federal government, hold office for a non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as Chairman and shall not be removed from office except on the grounds in the manner as provided in Article 209 of the Constitution. Provided that upon the expiry of the term of Chairman and till the appointment of the new Chairman, the Deputy Chairman shall act as Chairman, and in his absence, Federal Government shall appoint an acting Chairman from among the senior officers of the NAB. Clause 6. The Chairman may, by writing under his hand, addressed to the Federal Government, resign from his office. I conclude. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर मैंने ये अमेंडमेंट देखी है, अच्छा किया है इन्होंने कि एक मैकेनिज्म दे दिया। पहले जब इत्तफाक राय लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस में नहीं था होता तो एक अजीब सूरत हाल होती थी। दूसरा एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली द इलेक्टेड बॉडी आपकी जो है इख्तियार उसका अपॉइंटमेंट क्या है वो प्रेसिडेंट की बजाय वी डोंट अपोज इट जी। Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Ranja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 5 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 5A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Husnain, Sayyid Hussain Tariq MNAs.
Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Ranja to move the amendment. Shahida Akhtar Ali Sahiba. I stand corrected. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Before I'm going to move the amendment in this clause, can you allow me just for a couple of minutes, sir? Thank you. Speaker, जब भी कोई मसवदा पेश किया जाता है, जब तक उसकी इफेक्टिवनेस उसकी तब पता चलता है जबकि उसका हम प्रैक्टिकली इम्पैक्ट देते हैं। हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब शुरू दिन से ये मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं कि ये एक आमिर का लाया हुआ मुसवदा है और ये इंतकामी तौर पे इस्तेमाल होगा अपोजिशन के ख़िलाफ़, और उनके विज़न की मैं दाद देती हूँ और सब उसके गवाह हैं कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने वो अपोजिशन। जनाब स्पीकर, हर कानून के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं और यहाँ पे इस कानून को हमने बहुत ही गलत तरीके से इसका इस्तेमाल देखा। हम चाहते थे कि ये कानून सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो कि इस वक्त कौमी हुकूमत बनाए हुए हैं, उनकी मशावरत से इसमें तरामीम की गई हैं। तो हम एट द मैक्सिमम तो ख़त्म करने के बारे में हमारी राय थी, लेकिन एट द मिनिमम तरामीम के हद पे हमने इसमें तरामीम दी हैं। आपने देखा है जनाब स्पीकर कि नैब के कवानीन को पिछली हुकूमत ने, जो कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत थी, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने शख्सी बुनियाद पे इस कानून का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरह एक शख्सियत को मद्देनज़र रख के ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आए। कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें ही शी किसी का जिक्र नहीं होता, वो कानून होता है, वो सब पे लागू होता है और सबके लिए बराबर होता है। तो इन तजादात को देखते हुए हमने भी इसमें तरामीम दी हैं जो कि यहाँ पे अब आपके सामने पेश की जा रही हैं। ये मेरी जमात का मौक़िफ़ था जो कि पेश करना इंतहाई ज़रूरी मैंने समझा है। शुक्रिया जनाब। मिनिस्टर फॉर प्लीज पेश कीजिए। Sir, I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 5, the following new Clause 5A shall be inserted, namely 5A, amendment of Section 7 Ordinance Roman 18 of 1999. In the ordinance in Section 7, in subsection A for the word president, the word federal government shall be substituted. Thank you, sir. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मैंने एग्जामिन किया था क्योंकि एक उन्होंने सब्स्टिट्यूशन सारों ने बैठ के शायद ये अमेंडमेंट्स देखी हैं। सदर से वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को जाने से पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत की जो रूह है सर, उसके ये ऐन मुताबिक है। Now, I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 5A stands part of the bill. Clause 6. There is an amendment in Clause 6 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Shiza? Okay. Ms. Shiza Fatma to move. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 6A, after paragraph 1, the following new paragraph shall be inserted, namely,
1A, in subsection A for the clause 3, the following shall be substituted, namely 3. The Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable term of 3 years. B, in subsection A in clause 5 for the words President of Pakistan, the words Federal Government shall be substituted, and C, the existing paragraph 2 shall be omitted. Okay. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस डू यू अपोज इट? नहीं सर, जैसे पहले अर्ज किया है फेडरल गवर्नमेंट की सब्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंडेबल हमने पहले भी कहा नहीं होना चाहिए. आई सपोर्ट इट. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 7 amendment. There is an amendment in clause 7 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 7, the following shall be substituted, namely 7. Substitution of Section 9, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance for Section 9, the following shall be substituted, namely corruption and corrupt practices. 9. Corruption and corrupt practices. A. A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offence of corruption and corrupt practices. 1. If he obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than legal remuneration as a motive or reward such as is specified in Section 161 of the Pakistan Penal for doing or for forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person. Or 2. If he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceedings or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned. Or 3. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control, or willfully allows any other person so to do. Or 4. If he by corrupt, dishonest or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable things or pecuniary advantage. Or 5. If he or any of his dependents or other benamidars through corrupt and dishonest means owns, possesses or acquires rights or title in assets substantially disproportionate to his known source of income, which he cannot reasonably account for. Explanation 1. The valuation of immovable property shall be reckoned on the date of purchase, either according to the actual price shown in the relevant title documents or the applicable rates prescribed by District Collector or the Federal Board of Revenue, whichever is higher. No evidence in contrary to the latter shall be admissible. Explanation 2. For the purpose of calculation of movable assets, the sum total of credit entries of bank account shall not be treated as an asset. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. 6. If he intentionally misuses his authority by disregarding law so as to gain any monetary benefit or favor for himself or any other person related to him or on his behalf. Explanation 1. That an act done in good faith and in discharge of duties and performance of official functions shall not constitute an offence under this clause. Explanation 2. That nothing shall be an offence of misuse of authority unless it is proved through material
evidence that the holder of public office has gained any monetary benefit or asset from the person in whose favor the act of misuse of authority has been rendered. Explanation 3, that the authority of the holder of a public office shall be clearly specified as per the applicable government rules and regulations. 7, omitted. 8, if he commits an offence of willful default, or 9, if he commits the offence of cheating as defined in 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces members of public at large to deliver any property including money or valuable security to any person, provided that nothing shall be an offence under clause 9 unless it is established that there was an intention of cheating at the time of initiation of a transaction. Explanation. The civil and commercial disputes between parties shall not be triable under provisions of this ordinance. Illustration 1. A runs a Ponzi scheme and gives profit to its investors with intent to allure public. A is said to have committed cheating. Illustration 2. A receives investments in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investor. Later, the business runs into losses and a default on his obligation. A has not committed cheating. 10. If he commits the offence of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of the public at large. 11. If he in his capacity as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. And 12. If he aids, assists, abets, attempts or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offence as provided in clauses 1 to 11. B. Subject to the provisions contained in section 439, 496, 497, 498 and 498A of the Code, no court other than the court established under this ordinance shall have powers to grant bail or order release of the accused. C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to the court for approval and for the release of the accused, if in custody. D. The closure of an inquiry or investigation shall be communicated to the accused and such inquiry and investigation shall not be reopened without prior permission of the court. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I must appreciate the young parliamentarian. उन्होंने बड़ी मेहनत करके और मेरे ख्याल में जो ये कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं बात कर रहा था कि सिंपली अथॉरिटी की एक्सरसाइज करते हुए गलती करने पे जेल में ना डालें जब तक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस ना हो और जो असासों की बढ़ोतरी और कमी में उस वक्त तक जुर्म नहीं होगा जब तक कि वो करप्ट प्रैक्टिस के साथ ना मिले। ये वो सारे अदालती फैसले थे, मैं रात एग्जामिन कर रहा था। वी मस्ट अप्रिशिएट द मूवर कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है। वी डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the amendment is adopted and Clause 7 as amended stands part of the bill. Insertion of new Clause 7A. There is an amendment for insertion of new Clause 7A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after Clause 7, the following new clause shall be inserted, namely 7A, Amendment of Section 10, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 10, A, in subsection A, for the figure 14, the word 14 shall be substituted. B, in subsection A, for full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the convict shall be entitled to benefit under section 382 BOF, the code, and C, subsection D shall be omitted.
G, Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose it, जी. It's quite reasonable, जी. और उसी तनाज़र में है जो पहले मैंने अर्ज़ किया था. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 7B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now, I call upon Ms. Shiza Fatma Khwaja, Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7A as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 7B, omission of Section 14 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance Section 14 shall be omitted. Thank you. No, sir, I don't Minister oppose for it. Law and Justice, do you oppose I don't it? oppose it. ये जो इन्होंने मिलके कोई amendment सुनाई है, सर, उस scheme में fit in होता है. I don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7B stands part of the bill. There is an amendment in clause 9 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. नहीं फिर पहले बताया करें, अभी उन्हीं को करने दें. Okay, Sayyid Hussain Tariq साहब. हाँ भले उनको दे दें सर. It's not an issue. Thank you, sir. Sayyid Hussain Tariq साहब का माइक खोलें, please. Thank you, move sir. the amendment. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 9, for the proposed Section 16, the following shall be substituted, namely 16, case management and trial of offences, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. An accused shall be prosecuted for an offence under this ordinance in the court established under this ordinance, and the case shall be disposed of within 1 year. B, the court shall sit at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf. C, where more courts than one have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of the charge. D, in respect of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. E, notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offence triable under this ordinance, the Chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same.
Minister for Law and Justice, do you oppose it? नहीं सर, ये फेयर इनाफ है जी। इसमें एक तो वो एक नॉमिनी ख़त्म की गई सर, 30 दिन था कानून में, मैंने देखा है। कोर्ट्स भी कहती थी कि आज तक सर जब से नैब बना 30 दिन में कोई रेफरेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल रीजनेबल टाइम है ताकि कानून से मजाक ना किया जाए, और जो दो बाकी तरामीम है वी सपोर्ट इट इस क्लॉज को ही। Now I put the amendment as moved by Mr. Syed Hussain Tariq Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 9 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Thank you very much once again. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 9, the following new Clause 9A shall be inserted, namely 9A, Amendment of Section 18, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 18A, in subsection C, for the expression or investigation, the expression, if after completion of inquiry the allegations of commission of an offense under this ordinance are substantiated with material evidence, the matter shall be converted into investigation, provided that the report of the inquiry shall be provided to the accused. B, in subsection D, the letters NAB at the end shall be omitted. C, subsection E shall be omitted, sir. D, in subsection F, for the words expeditiously as may be practical and feasible, the words within 6 months shall be substituted, sir. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी सर, मैंने देखा है, ये फिर बड़ी जायज़ बात है सर। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं था, और साल हा साल लोगों को उस चुंगल में फंसा के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नैब ने 4-4 साल भी इंक्वायरीज की, इन्वेस्टिगेशंस बुलाया भेज दिया, बुलाया भेज दिया। इस कानून के ज़रिए 6 माह की हद मुकर्रर कर दी गई है कि आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 6 माह में मुकम्मल करनी है, ताकि किसी मासूम शख्स पे ये तलवार जो indefinitely ना लटक सके। I support this, sir. Thank you. Now I put the amendment as moved by Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया सर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक 9 बे शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 बे ऑर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 21 की तरमीम ऑर्डिनेंस में दफ़ा 21 में शिक दाल में नीम शरह की बाद लफ्ज़ और का इजाफ़ा कर दिया जाएगा और इसके बाद शिक जे हज़फ कर दी जाएगी। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज मुझे अपनी उर्दू से कम इल्मी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। अगर तो यही सही तर्जुमा है जो अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा है, डोंट अपोज इट।
Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9b stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9c standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम 2 बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9(9)B के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 9G आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 23 का हज़फ करना, आर्डिनेंस में दफ़ा 23 को हज़फ कर दिया जाएगा। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, sir, I don't oppose it. जी। और ये सर जरा आसान भी थी उर्दू। Okay. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9c stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9d standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the clause 9D, amendment in 9D, that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9C as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9D, substitution of the Section 24 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance for Section 24, the following shall be substituted, namely 24, arrest. A, the chairman NAB may issue warrant of arrest during the course of investigation under this ordinance if, number 1, Roman 1, the accused is intentionally or willfully not joining the investigation after repeated notices. Roman 2, the accused is attempting to abscond. The Roman 3, there are sufficient grounds for the accused would tamper with the prosecution evidence. Or Roman 4, there is credible information regarding repetition or continuation of offences under this ordinance. B, if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case of the court for such a reference along with report of investigation, officer shall contain the substance of the offence or offences as the case may be alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused. C, the provisions of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court. D, notwithstanding anything contained in the code where the holder of the public office or any other as may be informed him to the grounds and substance on the basis of which he has been arrested and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the fact, the circumstances
of the case be liable to be detained in the custody of the NAB, for the purpose of inquiry and investigations for a period not exceeding 14 days. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? एग्जामिन करके ही आज जो शुरू में थोड़ा सा बयान दिया था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुई, उनमें अरेस्ट, डिटेंशन और रिमांड था। तो हमारे इन साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ ये जो अमेंडमेंट तैयार की है। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से 14 रोज़ कर दी गई, जो कि पूरे पाकिस्तान में दीगर जराइम के लिए है और संगीन तरीन जराइम के लिए भी 14 दिन है। इसी तरह सर इसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जो अरेस्ट के लिए ग्राउंड्स क्या होंगी, कि कब अरेस्ट करना ज़रूरी है। ये अदालत उस्मा ने 7 रुकनी और 5 रुकनी 2 जजमेंट्स दी और उन्होंने कहा नहीं समझ लेना चाहिए कि इधर केस हुआ उधर गिरफ्तारी हो जाए। तो ये वो सेफ गार्ड्स हैं जो आईने पाकिस्तान देता है, जो अदालतों ने दिए थे। तो आई सपोर्ट जी। Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those जी असलम बुतानी साहब, आप अपने माइक पे जाएं। सर जो सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उसकी क्या है, वो तो फिर नैब कहेगी हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड हैं। मैं मिनिस्टर साहब से कहता हूँ सफिशिएंट ग्राउंड्स को एलाबोरेट करें कि जी क्या है ना सफिशिएंट ग्राउंड्स ना जी। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस करें सर इसकी। मैंने सर बैठ के ये बिल्कुल एग्जामिन किया। सफिशिएंट ग्राउंड्स जो बुतानी साहब बहुत सारी केसेस में बेतहाशा मुकदमात में और कवानीन में बयान की गई हैं, वो ग्राउंड्स में साबित करने के साथ जो आप बात करें। वो एक मिसाल मसलन ले लेते हैं, वो कहते हैं जी ये तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। अब इसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स ये हैं कि आप ये साबित करें कि हमने नोटिस दिया, फिर ये साबित करें कि नोटिस इस तक पहुंचा, फिर ये साबित करें कि नोटिस वसूल करने के बावजूद इसने तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। ऑर्डर इन दी हाउस। ये सफिशिएंट ग्राउंड्स है सर। ये मैंने एग्जामिन किया और उसके बाद सर नहीं होगा इंशाल्लाह। सर देखें मिस यूज सर जिन्होंने मतलब निकालने होते हैं वो तो आसमानी सहीफों से भी निकाल लेते। नहीं सर ये आइन के मुनाफी कोई चीज़ हम नहीं डाल सकते कानून में। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इख्तियार है कि वो मुनासिब अप्रोप्रिएट केसेस में गिरफ्तार करे। मैंने देखा है मूवर्स ने बड़ी मेहनत की और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रीसेंट जजमेंट है गुलाम हुसैन केस है 7 जजेस मेंबर का, उसमें उन्होंने कहा कि हर केस में ना गिरफ्तार करें और इसको इस इख्तियार को रन ऑफ मिल केसेस में नहीं लेना चाहिए। तो ये उसके ऐन मुताबिक। थैंक यू। The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think consequently the amendment is adopted and new clause 9D stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9E standing of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Aga Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 9D as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9E, amendment of section 25 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 25 in subsection B for full stop at the end a colon shall be substituted and thereafter the proviso shall be added, namely provided that the statement of any accused entering into plea bargain or voluntarily return shall not prejudice case of any other accused. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर ये एक अच्छी तजवीज़ है और इस पर CRPC का जो कानून है हमारा वो भी बिल्कुल इसको सपोर्ट करता है अदालती फैसले। सर होता ये है कि ये जो प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न में लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया
उसमें से एक बंदे को लालच दिया कि आप वादा माफ बन जाओ, उसको घर भेज दिया और उसकी शहादत की बुनियाद पे बाकी सबको पकड़ के बिठा लिया। ज़ाब्ता फौजदारी की जो कानून है वो कुछ फ़र्क है, उसका उसके दूसरे के केस पे फ़र्क नहीं आता और इसी वजह से इसको इन कॉन्सोनेंस विद दोज लॉज किया गया है। मैंने एग्जामिन किया सर, वी डोंट अपोज इट। Thank you. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9E stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9F. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9E as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9F, amendment of section 26 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 26 for subsections A and B, the following shall be substituted. A tender of pardon, notwithstanding anything contained in the code at any stage of inquiry, investigation or trial, the chairman may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any offense, tender a full or conditional pardon to such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge based on material relating to the said offense, including the names of the persons involved therein, whether a principals or abettors or otherwise, provided that such person shall stand disqualified for a period of 5 years to be reckoned from the date of the termination of the trial for seeking or from being elected, chosen, appointed or nominated as a member or representative of any public body or any statutory or local authority or in service of Pakistan or of any province. B, every person accepting a tender of pardon under subsection A shall be examined by a magistrate in the presence of the accused, who shall be given an opportunity of cross-examining the person, and the person shall also be examined as a witness in the subsequent. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखा जाए तो उसके मुताबिक ठीक है। अगर आप जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 62F में और उसमें जो दिए गए हैं सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड्स हैं उनके मुताबिक भी है, और दूसरा ये वैसे भी सर गारंटी करता है कि जो टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से बाकी राजुल वक्त कवानीन हैं उनसे ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आई डोंट अपोज इट सर। Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9F stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9G. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment.
Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9F as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely, substitution of a Section 28, Ordinance 18 Roman of 1999 in the Ordinance for Section 28, the following shall be substituted, namely 28, appointment of officers and staff in the National Accountability Bureau. A. The National Accountability Bureau may in such manner and on such terms and conditions of service, efficiency, discipline, and conduct, etc., as may be prescribed by rules appoint such officers and staff as may be considered necessary for the efficient performance of its functions. B. The National Accountability Bureau may appoint advisors, consultants, and experts on payment of such fee or as may be prescribed by rules to perform its functions and exercise its power under this ordinance. Thank you. Minister for Law and Justice, do you... उनकी इंटरनल जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी के लिए है. देखें सर, ये we don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9G stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 10, the following new clause shall be inserted, namely, amendment in Section 32, 10A amendment of Ordinance 28 of 1999. In the ordinance in Section 32, subclause A, in subsection A for the word 10, the word 30 shall be substituted, and clause B, in subsection B for the expression and shall be disposed of within 30 days of the filing of the appeal. The expression, the provisions contained in section 426 of the code shall apply mutus mutandis in case of an appeal filed against order of conviction. Minister for Law and Justice, do you oppose it? मेरे ख्याल में एक थोड़ा वो पढ़ने में it is मुश्ताक साहब 18 है जी. ऑर्डिनेंस आ गया जी ऊपर. No. 10A में 18 वो 28 पढ़ा गया था. ये ठीक है. 18 है, इसे 18 पढ़ा गया अगर तो 18 की हम जाहिर है उसी में अमेंडमेंट आ रही है. ये मैंने देखा है सर, इसमें पहले हाई कोर्ट में अपील 10 रोज के अंदर फाइल करना होती थी. सर जो कोई बंदा पाबंद सलासल है उसके ख़ानदान के लिए वकील अरेंज करना, कागजात पूरे करना टाइम बहुत थोड़ा था, उसे 30 दिन किया गया है, जो कि बहुत सारे मुकदमात जो कि इवन उम्र कैद के सजाए मौत के मुतल्लिक़ है उनमें भी 30 दिन है. और दूसरा ज़मानत का हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो सज़ा अगर समझे हाई कोर्ट कि वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है तो पेंडिंग अपील वो बाकी जिस तरह पूरे मुल्क के कैदियों को ये सहूलत है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर सकती है या मुअत्तली की पावर्स दी गई हैं. मेरे ख्याल में ये करीने इंसाफ है. आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सब शहरियों को एक तरह से ट्रीट करें. वी डोंट अपोज इट. थैंक यू. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10B standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah
to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीमी दोम बिल 2021 में बाला शामिल करदा शिक 10 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 10 बे आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 33 दाल की तरमीम आर्डिनेंस में दफ़ा 33 में दाल में लफ्ज़ सदर को अल्फाज कौमी असम्बली और सेनेट से तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी, पहले कानून में जो नैब के चेयरमैन हैं वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट सदर मुमलिकत करते हैं और फाजल अराकीन ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सेनेट और कौमी असम्बली को पेश की जाए, जो कि सबसे बड़े मुंतखब मुख्तदर इदारे हैं। मेरे ख्याल में इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए बशमूल हुकूमत के। No, I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10b stands part of the bill. There is an amendment in clause 11 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. That in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 11, for the proposed Section 33F, the following shall be substituted, namely, 33F, restriction on issuance of public statements. No official of NAB in any capacity shall make any statement in public or to the media regarding persons involved in any inquiry or investigation conducted by NAB until a reference has been filed against such person. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज फाजल रुकन कौमी असम्बली ने वाकई कुछ बड़ी हार्टनिंग और दिल के करीब अमेंडमेंट सजेस्ट की हैं। ये सर वही बात है कि आप अगर किसी की किरदार कुशी कर दें और उसके बाद कहें कि नहीं आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो वो कहाँ से सनद लेगा कि मेरे खिलाफ। सर, दौराने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये वतीरा रहा है नैब का कि उनके तर्जुमान अखबारी बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कहते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं और इसके बारे में अब ये तफ्तीश हो गई है। कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी शख्स के आइनी हकूक़ के ऊपर ज़द आए और उसकी शोहरत को दागदार कर दिया जाए और 2 माह 3 माह बाद कह दिया जाए कि जी इनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, ये बेगुनाह है, तो इंक्वायरी बंद कर दी जाए। ये एक अच्छी तजवीज़ है। वी डोंट अपोज इट। Thank you. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 11 as amended stands part of the bill. There is an amendment for addition of a new clause 12 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee after Clause 11, the following new clause shall be added, namely, insertion of Section 33G, Ordinance of 1999. In the Ordinance after Section 33 substituted as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely, 33G, punishment for making public statements. Whoever contravenes the provision of Section 33F shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year but shall not be less than 1 month, and with a fine of 1 million rupee.
Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, ये जो मिसयूज होता है पार्स का और उस हवाले से ज्यादतियां की जाती हैं, उस पर एक चेक है इस क्लॉज में. आई डोंट अपोज इट जी. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 12 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 13 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 हस्ब बाला इजाफा शुदा शिक 21 के बाद अज़ेल नई शिक का इजाफा कर दिया जाएगा, यानी आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 34 के तहत आर्डिनेंस में ज़िले दफ़ा 34 अस्ब झेल से तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कवायद वाज़े करने के इख्तियार वफाकी हुकूमत एक्ट आज़ा के मकसद के उसूल के लिए सरकारी जरीदे में एक अलामिया के ज़रिए कवायद वाज़े कर सकती है. शुक्रिया. Now, जी, Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये रूल मेकिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात के बारे में है. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may, all those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 13 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 14 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Mr. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Once again, thank you very much, sir. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 13, as added above, the following new clause shall be added, namely 14, Amendment of Section 36, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 36, for full stop at the end, a colon should be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if the accused has been acquitted by the court on the grounds that the case was initiated with malified intentions or based on false or fabricated evidence, the person shall be punished with imprisonment description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to a fine, sir. जी, Minister for Law and Justice. जी सर, मैंने एग्जामिन किया था जी. ये कई और कवानीन में भी है कि जो वैक्सेस और जो गलत केसेस बनाए जाते हैं, और अगर अदालत कहे कि ये मुकदमा की बुनियाद पे तैयार किया गया और उस शख्स को जेल में रखा, उसका ट्रायल किया गया, तो खाली बरीयत से कुछ किया है, वो भी कुछ ना कुछ इसको फेस करे. और हमारे बहुत सारे दीगर लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, पीपीसी में भी है, ये एंटी नारकोटिक्स में भी है, बहुत सारे केसेस में होता है. तो आई सपोर्ट इट. ये एक अच्छा चेक होगा कि लोगों को अपनी अना की तस्कीन के लिए मुलव्वस नहीं किया जाएगा. Now I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 15
Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Menez. Now, I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee after Clause 14, as added above, the following new clause shall be added. Amendment of Section 37 of 1999. In the ordinance in Section 37 of the word President, the words Federal Government shall be substituted. Minister of Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये इन मूवर्स का मैंने देखा है सर, इनकी ये उसी स्कीम में फिट इन होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को पूरी स्कीम ऑफ लॉ में रखा गया है कि रूल मेकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स जानी हैं, जो बाकी काफ़ी सारे मामलात हैं, सब्स्टिट्यूशन उसी की कंटिन्यूएशन है. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is... I don't oppose it, जी. No, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 15 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. There is an amendment in Clause 1 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Menez. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. The last, it was actually clause 1, लेकिन अब आखिर में इसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन तरामीम को यकीनी बनाया और अपनी इनपुट तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद जो हैं वो पेश का भी ममनून हूँ तमाम मेंबरान का जिन्होंने उनको मंजूर किया. जनाब स्पीकर, in clause 1, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in clause 1, for the subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely, this act shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from commencement of the National Accountability Ordinance 1999. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, I support it, जी. No opposition. No. I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. Against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 1, preamble and short title as part of the bill. Shiza Fatma Khaja. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in serial number 7, clause 9F, section 26, there was a typo that I'd like to correct now. It reads... Can you read it, please? Yes, please. Section 26, tender of pardon. A, notwithstanding anything contained in the code, सिर्फ provide. ठीक है. उसमें ही provided that such person shall stand disqualified for a period of 10 years, not 5 years.
जी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। मूवर्स ने इसे अगर डिलिबरेट करके इस तरह से पेश की थी और ये टाइपो कहते हैं इस ऐवान की नज़र में, अगर मूवर की जो असल रूह थी इसको बनाने की उसमें 10 है तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन जी, इसको अगर पढ़ा जाए 10 पढ़ा जाए हमें कोई एतराज़ नहीं। ओके, स्टैंड्स करेक्टेड, प्लीज करेक्ट इट। Item number 9. Senator Azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move item number 9. Sir, I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Amendment 2021 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment 2021 be passed. Motion may say all those against say no. I take it and subsequently Minister for Parliamentary Affairs. शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब के दौरान जो असेंबली का स्टाफ है इन्होंने बहुत रात इस कार्रवाई को चलाते रहे हैं और हमारे साथ 12-1 बजे तक रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है को एक माह Thank you. Honorable Prime Minister Saab. Thank you very much, Mr. Speaker. जनाब स्पीकर, आपका बहुत अनायत फरमाया। अभी जो in the House, the leader of please अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। Thank you. Prime Minister साहब। अप्रैल 2022 एक तारीख साज दिन था जब पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आइन और कानून की रूह के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई और आइन के मुताबिक इस ऐवान की मंशा और वोटों की नई हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। ना दीवारें फलांगी गईं और ना ही कोई हुई और पाकिस्तान और ये ऐवान और आपकी जो इज्जत और तौकीर है उसमें जनाब स्पीकर, मैं आज आपके और इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान जो कि की मां है, तमाम इदारे इसी पार्लियामेंट की लोग से उन्होंने जन्म लिया। क्या मैं बड़े अदब से आपसे ये सवाल करना चाहता हूं और इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान के तमाम मेंबरान से कि क्या किसी
जत्थे को या किसी जमात को डंडों और पत्थरों के जरिए ये हक दिया जा सकता है कि वो और आइन को तहबाला करे। जनाब स्पीकर, ये हमारी हुकूमत जो 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया था, दो हमारे सामने जो पार्टियां जो इसका हिस्सा हैं, दो हमारे सामने अहदाफ थे। एक शफाफ तरीके से आइंदा इलेक्शन हो, जिसका आज यहां पर बिल पेश किया गया, और मैं मुबारक करता हूं इस हाउस को कि उन्होंने आज आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद दी। और उसके लिए तमाम का न सिर्फ शुक्रगुजार बल्कि मुबारकबाद पेश करता हूं, और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं जनाब स्पीकर। बड़े अच्छे इनके ऊपर आपने बहस करवाई, और है कि हम डूबती मईशत है जो हचकोले खा रही है, उसको हम सब मिलकर उसको हम शबाना रोज मेहनत करके हम उसको किनारे पर लगाएं। ये काम एक इंतहाई मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, लेकिन जनाब स्पीकर, दुनिया की तारीख, असर हाजिर की तारीख इस बात की गवाह है, पुकार पुकार कर हमें बताती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों और बहुत बड़े चैलेंजेस हों, तो फिर उतनी कुव्वत और मेहनत से जब आप काम करते हैं तो फिर हालात का रुख बदल जाता है और हालात बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये दुनिया की तारीख हमें बताती है, हमें कुरान करीम इसका सबक देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, उससे हमें ये सबक मिलता है जी। तो मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि ये है वो दो आहदाफ जिसके लिए मैं और ये हमारी मौजूद टीम के मेंबरान जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो क्या जनाब स्पीकर, इन हालात में जब पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज जब हम उसको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो अल्लाह ताला ने, तो क्या फिर किसी की गुंजाइश है? क्या फिर दोबारा धरनों की गुंजाइश है? मैं आपको 2014 में लिए चलता हूं जनाब स्पीकर, इस मौजूद ऐवान को, कि जब यहां पर डी चौक में धरने हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पर मैले कपड़े वहां पर रखे गए थे और जनाब स्पीकर कब्रें खोदी गई थी, कब्रें खोदी गई थी। इमरान नियाजी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, उस वक्त के वजीर आजम का गला पकड़ के लाओ और उनको यहां पर लेके आओ। और जनाब स्पीकर रात के अंधेरे में डंडे और सोटों से चल पड़े और कहा हमला कर दिया और पर कर वो नजर आ। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, नतीजे में क्या हुआ? हमारे चीन इसमें कोई पूरी
कि पाकिस्तान के दोस्तों में चीन शुमार होता है, से इस्लामी उस वक्त मेरे और आपके दोस्त आ रहे हैं जगह इनकार जिद क्या हटदर्मी और जिद थी? नहीं, वो साजिश थी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ, गरीब आदमी के खिलाफ, जो अंधेरे थे उनको खत्म करने के खिलाफ, खुशहाली के खिलाफ। वो एक साजिश थी जनाब स्पीकर, और इस तरह दौरा मुअख्खर हो गया। अप्रैल 2015 में और जो मुआहदे 2014 में जिन हो गए, जब मैं कोरोट में था, जो 720 मेगावाट का पन बिजली का मंसूबा जानता है, आप खुद रहे हैं, तो मैंने कहा सुबह 2014 नवाज शरीफ के दरमियान सुबह एक साल पहले मुकम्मल हो जाता और 700 मेगावाट, लेकिन उसके बावजूद मैं चीनी कंपनी के चेयरमैन ने मेरी दरखास्त पर यह कहा, मैंने कहा कि सीओडी, आप जानते हैं कि सीओडी के क्या मानी है कि जब तक ये बिजली की तरसील आप देंगे, आप वो जो नर्ख उस वक्त तक, स्पीकर कल उन्होंने इसका 4 अरब रुपए, 4 अरब रुपए इस कौमी खजाने में, वजीर खजाना यहाँ पर मौजूद हैं जिनको है 4 अरब रुपए का फायदा पाकिस्तान को, और 4 अरब रुपए का क्या मतलब है कि आप 4 अरब रुपए का कोई कैंसर का अस्पताल बना लें, कोई यूनिवर्सिटियां बना लें, या फिर बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में आप वहां पर सोलर का कोई प्लांट लगा लें, या फिर आप गरीब और मुहताजों के लिए दवाई करा लें। जनाब स्पीकर, ये कौम इस वक्त बहुत दुखी, इस कौम के जिस्म पर बहुत गहरे जख्म लग चुके हैं। पिछले 3.5 सालों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे साथ मुसाफिर जो थे ऑनरेबल ये मिनिस्टर इकबाल साहब थे, और जो खुर्रम दस्तगीर, तो एक शख्स ने कहा, वो जुमला कहा, मुझे गो के हमारी वो होती है, दोस्ती भी होती है, पीटीआई दौर में बहुत वक्त जाया हुआ। बतौर पाकिस्तानी के मुझे बेपना शर्म आई कि क्या आज हमें यह भी ताना सुनना पड़ रहा है ऐसे लोगों से जो कि पाकिस्तान के मुरब्बी और पाकिस्तान के दोस्त हैं। जनाब स्पीकर, यकीन करें कि कौमों की जिंदगियों में बड़े बड़े मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन इस तरह की तानाजनी के पिछले दौर में कुछ नहीं हुआ और वक्त जाया हुआ, मैं समझता हूं कि ये कायदे आजम की रूह को तड़पाने के मुतरादिफ है। लाखों मुसलमानों ने जो इस मुल्क के लिए शहादत दी, पाकिस्तान के लिए, को दुख देने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूं कि आज अगर हम ये सब मिलकर, यहाँ पर जो मेरे अपना बैठे हैं, हमारे मोहतरम इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, मिलकर जब इस कश्ती को दोबारा किनारे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये धरने हो गए और फिर जलाओ और घराव की तहरीक का पैगाम दिया गया और खुलेआम कहा गया कि मैं हर तौर डी चौक पहुंचूंगा। जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इस तरह जो शख्स गाली गलोच उसका ओढ़ना बिछौना था दिन रात,
वो अपना ऑपोजिशन को चोर डाकू और फिर फूलों को और गुलदस्तों को उसको मिसमार कर दिया, उसको अपना क्या उसको मसल दिया और आज फिर दोबारा उसी वही 2014 की जो इंतहाई दिल खराश वाकयात जनाब स्पीकर दोहरानी तो फिर हम फिर हाथ रह जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। मशहूर है वो, अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अदलिया और इदारों को किस तरह बदनाम किया जाए। जनाब स्पीकर, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या ने कहा उनकी शान के खिलाफ या एहतराम को गुस्ताखी की, इनके बारे में मशहूर ने कि खुद कहा कि फलां चीफ जस्टिस मेरा केस सुने तो मैं तैयार हूं, और ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही चीफ जस्टिस जिनका उन्होंने नाम लिया था उन्होंने फैसला उनके खिलाफ दिया तो उनके खिलाफ दुश्मनाम तराजी शुरू कर दी। ये एक वाकया नहीं, दो वाकयात हुए, दो वाकयात। ये तारीख गवाह है, मैं कोई आराम कहानी नहीं सुना रहा। और अगर इनके हक में फैसले तो सब अच्छा है, अगर खिलाफ तो फिर इदारों को गालियां, अदालत उज़्मा को गालियां और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें। जनाब स्पीकर, ये ड्रामा कब तक रचाया जाएगा? ये कौम दुखी कौम है, कब तक ये बर्दाश्त करेगी? और कब तक तरक्की और खुशहाली का सफर जो है वो अपना बिल्कुल जाम होकर रह जाएगा? आखिरकार हिंदुस्तान, एक मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए मगर दुखी दिल से दे रहा हूं कि हिंदुस्तान, जनाब स्पीकर, वो जमाना था कि हम पाकिस्तान कई हवालों से उससे आगे थे और कई हवालों से वो हमसे आगे थे। ये कंपटीशन था बिल्कुल। आपको याद है कि 90 की दिहाई में पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी। ये इट इज एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, फैक्ट, इसको कोई नहीं जुटा सकता। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 90 की दिहाई में पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आजाद किया गया। हिंदुस्तान ने हमें कॉपी किया, उसने हमें कॉपी किया। आज हिंदुस्तान की जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान की जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। कहां हमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल आजाद छोड़ा, तमाम कदरें खत्म की, हिंदुस्तान हमें कॉपी करता। और उसको वजीर खजाना ने कहा कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान का मॉडल हमने कॉपी किया है। जहां स्पीकर, आज तक सुनते आए स्कूल में उसकी तबाही कर दें। ये जनाब स्पीकर, ये संगीन मजाक अब मजीद जारी नहीं रह सकता, इसको खत्म होना होगा। और जनाब स्पीकर, हम सियासतदान हैं, सियासतदान अमल से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर मैं ना मानूं, बंदूक उठा लूं। परसों लाहौर में जो असलहा जो पकड़ा गया था वो किस काम के लिए था? वो इस्लामाबाद आ रहा था और एक सिपाही जो फर्ज की अदायगी में उसने जामे जनाब स्पीकर, उसके बारे में पीटीआई के सर देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि एक शख्स लाइन
सीने पे गोली लगे और उसके ऊपर लगा कि इसकी वजह क्या है कि ये माशरे में जो जहर घोला गया है, जो माशरे को तकसीम किया गया, जिस छूट ये लोग मुल्क के अजीम बाशिंदे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस तरफ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ये अगर धांधली है कि हमने ये काम करना है और मेहनत करनी है और ये हालत बदलनी है। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब तक तुम अपनी हालत खुद नहीं बदलते, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता। तो जब इन्होंने ये फैसला कर लिया है तो फिर दोबारा धरने, फिर आग लगाओ। किस तरह कल इस्लामाबाद के इस हसीन बाग को उजाड़ा गया, बाग लगाए, उगाए, और किस तरह उनको कल ये हैं वो हालात जो आज में उसको गाली बना दिया गया, गाली रख दिया गया कि आज इस ऐलान आज आपको फैसला बिलावल सरदार अख्तर बेंगल साहब को फैसला करना है, सरदार खालिद करना है, आपको फैसला करना है। ऐवान हमने मेरे भाई सदीक इजाजत देनी और पाकिस्तान को अपने हाथ खासा। मैं ये बात कि किस तरह इस मुल्क के माश को तबाह किया गया, और जहां फिक्र उस वक्त भी 2014 वो अफसर और जवान जो अपनी ड्यूटी और अपना फर्ज अदा कर रहे थे, उनको किस तरह लहूलुहान किया गया। एक एसपी, आज भी मंजर पूरे पाकिस्तान को याद है, मस्जिद ऐवान को याद है। 26 दिन लगा रहा, खूनी मार्च के ऐलानात होते रहे। जहां स्पीकर आज फिर उसी खूनी मार्च, और जिस तरह जत्थे जहां पर इस्लामाबाद लाए गए, मैं समझता हूं कि इसकी इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात, मैंने ये कहा कोई लाइव लेके नहीं आया और कोई लाइव एमुनेशन नहीं लेके आया। मकदूर हमने कोशिश की कि खुदा ना खास्ता किसी की जान को खतरा ना हो, किसी भी हवाले से, कोई हवाई फायर होता है, कुछ और हो जाता है। और बाकी जो मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे जो मार्च होते हैं, खूनी मार्च होते हैं, उनको रोकने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट हैं, नजर के
के साथ दुनिया की और मसल्ला जत्थे हूं जा रहे हूं जहां हुकूमत और उनकी पूरी मावनत से वफाक के ऊपर, जहां स्पीकर ये बात किसी महजब पर जड़ों से काटा जिस तरह न सिर्फ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं बड़े अदब से, इस जवाब देना है अकल से तबाही का रास्ता इख्तियार करना है, बनाने का मैं इस
देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। नित नई साजिशें, इदारों को खोखला करती ताकतें, हुकूक की पामाली, करप्शन और लूटमार, गुर्बत का शिकार बेबस अवाम, सब बदलना है। आइए बनाएं सबका पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम खबर है हर पीर से जुमेरात रात 7:03 पर सिर्फ GNN पर। इकबाल का नया पाकिस्तान बन गया। वो पाकिस्तान बनाए जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। मैं टायर बदल सकती हूँ और मेरा मियाँ शायद टायर नहीं बदल सकता। बचपन से ही कमांडिंग बीवी का शौक क्यों था? ये घर घर की कहानी है। बीवियों का जिक्र हुआ है ना, दोनों को पसीना आ गया। ब्यूटी विद ब्रेन कॉम्प्लीमेंट्स हैं। हम भी कभी खूबसूरत होते थे। जहाँ पे आपने काम छोड़ा वहीं पे ही काम रुका। मसला है कि वहाँ से पीछे चला गया शायद। किसी रिक्शे वाले से रास्ता भी पूछ लो तो घर तक छोड़ के आता है कि आएंगे तो आप जैसी स्टार को छोड़ने चाहिए। देखिए प्रोग्राम जी के संग हर इतवार की शाम 5:05 पर सिर्फ GNN पर। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों से हक़ाइक़ की तलाश मुश्किल नहीं, तास्सुब और ख्वाहिशात पर मबनी राय नहीं। क्या खबर का सिर्फ एक पहलू पूरी तस्वीर सामने ला सकता है? सच कहीं खोया नहीं, बेलाग और गैर जानिबदार तज्जिया ही शऊर और आगाही का सबब बनते हैं। आगाही देने का ये सफर अभी जारी है। देखिए प्रोग्राम व्यू पॉइंट हर जुमे से इतवार रात 10:03 पर सिर्फ GNN पर। 2 जमा 2 4 ये तो कोई भी बता सकता है। तो क्या सारे सवाल 2 जमा 2 की तरह सीधे और सादे हैं? शायद नहीं। जैसे रोटी कपड़ा मकान का सवाल, पानी के ज़खायर का सवाल, गैस और बिजली। कि आप मेरी गुजारिश को करीब से समझ सकें। उनका नाम था हक साहब। क्या नाम था उनका? नईमुल हक। He was one of the founding member of this party. जहाँ स्पीकर उनका कराची में इंतकाल हो गया, ये उनके जनाजे पे नहीं गए। अगर वक्त नहीं था, मिला गाली गलोच के अलावा, क्योंकि दिन रात गाली गलोच करते थे, वक्त नहीं मिला था तो घर जाकर कहीं फातिहा कह लेते, ये वहाँ नहीं गए। जिस शख्स का ये आलम हो कि इतना पत्थर दिल हो कि परवाह तक ना हो एक ऐसे साथी की जो जिसने PTI की बुनियादें रखी, उनके उसकी बुनियाद में सीमेंट डाला, गारा डाला, तो कश्मीरियों की ये किस तरह परवाह करेगा? अगर ये वाकई PTI के लीडर था और पाकिस्तान की इज्जत वकार इसको बहुत अपना अहम था, तो फिर कल यासिन मलिक के हवाले से पिछले 5 दिन से ये शोर पूरी दुनिया में मच रहा था कि उसको नाजायज सजा दी जाएगी। इसने जानबूझ के ये दिन रखा कि मुझे क्या परवाह इन कश्मीरियों की, मैंने पाकिस्तान में आग लगानी है खुदा न खास्ता और जलाओ घराव करना है, कुछ हो जाए मैं इसे बाज नहीं आऊँगा। ये है वो मेंटेलिटी, ये है वो एक इंतहाई कभी सोच, पस्त सोच, जिसने पाकिस्तान को आज तबाही के दहाने पर नहीं, खुदा न खास्ता बिल्कुल तबाही के दहाने लगा दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जनाब स्पीकर, यासिन मलिक के हवाले से मैं बात कर रहा था कि वो एक अजीम माँ का एक अजीम बेटा है, और आज ये पूरा ऐवान, कल जो सज़ा दी गई नाजायज़ यासिन मलिक को, पूरा अवान एक आवाज़ के साथ उसकी भरपूर मजम्मत करता है। और रावलपिंडी में उनकी अहलिया और उनके बच्चों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं कि जब तक हमारे
जिस्म में सांस है, जान है, खून दौड़ रहा है। हम यासीन मलिक के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक उनकी हक़ खुद इरादियत के लिए हम इंशाअल्लाह हमेशा पाकिस्तान का 22 करोड़ कुंबा उनके लिए साथ खड़ा होगा और शाना बशाना उनकी आवाज़ बनाएगा। जनाब स्पीकर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुझे इशारतन ये बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान यकीनन ख़तरात में मंडला रहा है। और अगर बात इलेक्शन की थी, जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। ये ऐवान फैसला करेगा। और जब तक ये कोलिशन गवर्नमेंट चाहेगी, हम दिन रात मेहनत करके मसाइल को हल करेंगे। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान नियाज़ी किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ़ होता है, सबसे शानदार टूल होता है, हथियार होता है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। और इंशाअल्लाह जनाब स्पीकर, मैं ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि मुश्किलात बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये हम पुरज़म हैं। खुदा ताला के फज़ल करम से हम में हिम्मत है, जान है। हम जान लड़ा देंगे पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए। हम अपना खून पसीना बहाएंगे पाकिस्तान को एक अज़मत वाला मुल्क बनाने के लिए। हम हर चीज़ कर गुजरेंगे। हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, मेहनत के साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को उनका खोया हुआ मुकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखेगा। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। और आखिरी शेर करना चाहता हूँ जो कि आज के इस मौके के लिए इंतहाई रेलिवेंट है, वो ये है क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जल रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ जुम्मा 27 मई 2022 दोपहर 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।
सब विसार तन में तन तवार सदा से बैरन जी। जेकी मंज जहान जेकी मंज जहान था तारे तदों तुझे लुत्फ शाह लतीफ जय लतीफ लतीफ जी लतीफ 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 लुत्फ शाह लतीफ जय का तो वटक में का अदल न मानो छटा फेरो कज फजल अजू भिट जा बेटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा बेटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो ओ मुझो तो पुजायो मन जू मुराद ओ मुझो तो मन जो मुरादो भिट जा बेटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो भिट जा बेटाइयो भिट दे वसे नूर मुझो तो पुजायो ओ मुझो तो
हो सिरड़े सैयद जे सोना जैसे हेरा हो सिरड़े सैयद जे सोना जैसे हेरा हो सिरड़े सैयद जे सोना जैसे हेरा भिट जा बेटाइयो भिट दे बसे नूर